बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। सुबह के रंग एम न्यूज़ के संग में मैं हूं नाज़िश खटक और थोड़ी ही देर में मुझे मेरे को होस्ट नजमा साकिब ज्वाइन करेंगे। इस्लामाबाद में कुछ सूरत हाल ऐसी होती है, वैसे भी जब भी कोई ऐसी सिचुएशन होती है, जब बारिश होती है तब भी ट्रैफिक का कुछ पता नहीं चलता और वैसे कभी कभार आम मामूलात में भी ऐसा हो जाता है। सो आज भी आज इस्लामाबाद की फ़िज़ाएँ कुछ ऐसी ही थी कि ट्रैफिक ने कहा कि आज एक फिर से ही लोगों को थोड़ा सा देर का शिकार कर देते हैं, तो इसीलिए नजम को आने में थोड़ी देर हुई। ट्रैफिक पे जब हम बात करते हैं तो हम हमेशा यही हमारी कोशिश होती है कि हम इस चीज़ को बताएं, लोगों को आगाह करें कि जब भी आपने कहीं जाना है तो देर सवेर हो जाती है, बट देर से पहुंचना ना पहुंचने से बेहतर होता है। इसीलिए किसी भी वजह से आपको जल्दी या फिर हॉर्न दे के दूसरों को डिस्टर्ब करके वहाँ पहुँचने की ज़रूरत नहीं होती है। बेशक शायद इसमें भी अल्लाह की तरफ से कोई मसलहत होती है। इनफैक्ट मैं एक बार पढ़ रही थी कि अल्लाह के हर काम में इतनी मसलहत होती है कि एक बार एक मर्द होता है और वो अपने काम पे जा रहा होता है। जब वो सुबह उठता है तो पहले उसकी आँख ही देर से खुलती है क्योंकि उसका अलार्म जो है वो बजा ही नहीं होता। उसके बाद जब वो उठता है तो वॉशरूम में पानी नहीं आ रहा होता, जिसकी वजह से वो और लेट हो जाता है। उसके बाद जब किचन में जाता है तो गैस नहीं होती, जिसकी वजह से उसका नाश्ता लेट हो जाता है। और उसके बाद जब वो बाहर निकलता है, जो मामूल की उसको गाड़ी लेने आ रही होती है, जो बस होती है, वो उससे छूट जाती है, जिसकी वजह से उसको टैक्सी लेनी पड़ती है। जब वो टैक्सी पे सवार होता है तो जो उसका मामूल का रूट होता है, ड्राइवर कहता है कि चूंकि वहाँ ट्रैफिक होगी या हमें लंबा पड़ेगा तो हमें दूसरे रूट से जाना चाहिए, जिसकी वजह से वो जिस मीटिंग पे पहुँचना चाह रहा होता है वहाँ से लेट हो जाता है। तो अल्लाह से सवाल करता है, क्योंकि हम इंसान हैं और हमेशा ही बेसब्र इम्पेशेंट हो जाते हैं और फिर हम छोटी सी ही चाहे सिचुएशन क्यों ना हो, हम उसके बारे में शिकवे शिकायत करने लगते हैं। तो तब उस पर ये उसको समझ आती है कि जब वो सुबह देर से उठता है, बेसिकली कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं नागहानी जिससे उसे बचाने की कोशिश की जा रही होती है, इसीलिए उसे तात्तुल का शिकार करना पड़ता है। उसका अलार्म जो है ना बजना, जो मामूल से बचता होता है, उसका गैस का ना होना, उसका पानी का ना होना, ताकि वो देर से निकलेगा तो जिस बस से उसने जाना है बेसिकली उसका एक्सीडेंट होना होता है और उसकी ज़िंदगी अभी लिखी होती है। सो इसलिए उसको उस बस से रोकने के लिए उसे थोड़ा सा देर हो जाती है। और उसके बाद जिस रूट से उससे रेगुलर जाना होता है, वहाँ अलील सुबह एक बंदा जो है वो शराब की हालत में ड्राइविंग करते हुए उसकी गाड़ी से टकराना था, लेकिन उसकी ज़िंदगी चूँकि अभी थोड़ी लिखी हुई थी, मज़ीद उसने जीना था, इसलिए वो उस रूट से भी नहीं गया, जिसकी वजह से वो बेशक देर से तो पहुँचा, लेकिन मसलहत यही थी कि अभी उसकी ज़िंदगी बाकी थी। तो ये जो अल्लाह के काम होते हैं, बस हमें इस चीज़ पर तवक्ल करना चाहिए, ईमान करना चाहिए, रखना चाहिए कि अल्लाह के हर काम में मसलहत ही होगी। लेकिन हम वही बात है ना कि हम इंसान है, इम्पेशेंट फिर भी हो जाता है, तो सब्र का, हौसले का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और अब अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करूँगी। जब तक हमें नजम ज्वाइन करते हैं तब तक मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे पास सबसे पहले ख़बर क्या है। सबसे पहली जो ख़बर है आप सबकी नज़रों से टेलीविज़न स्क्रीन से गुज़र ही रही होगी। ईरानी वफ़द जो इससे पहले स्विट्ज़रलैंड में मौजूद था, जहाँ मुज़ाकरात का दूसरा फ़ेज़ शुरू हो चुका है, उसमें भी थोड़ी तातुल हमें नज़र आ रही है, बट डेफिनेटली इसमें भी अल्लाह की कोई बेहतरी होगी। उन्होंने वॉकआउट पहले करना चाहा लेकिन फिर वॉकआउट नहीं हुआ। बहरहाल वो जो डिस्कशंस हैं, जो मुज़ाकरात का अमल है, वो स्लो पेस से ही सही मगर अभी भी जारी है। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो ईरानी सदर ने पाकिस्तान के दौरे का ऐलान किया है और वो पाकिस्तान का दौरा करेंगे, जिसकी वजह से इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस आज मुकम्मल तौर पर बंद रहेगी। अब जब हम पाकिस्तान के किरदार की बात करें, हम देख ही रहे हैं पाकिस्तान का एक तो तशख़्ख़ुस उजागर हुआ है, बहुत अच्छे लफ्ज़ों में उजागर हुआ है। पाकिस्तान ने जो सालसी का किरदार अदा किया है उसमें न सिर्फ ये कि सिर्फ हमारे लिए बेहतरी होगी, ईरान के लिए, हमारे हमसायों के लिए बेहतरी होगी, बल्कि उसके लिए उसकी वजह से पूरे ख़ित्ते के लिए एक बेहतरी की उम्मीद की नई किरण नज़र आई है। सो पाकिस्तान के बेसिकली किरदार को सराहने के लिए इस दौरे का ऐलान किया गया है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दौरे इस्लामाबाद, दौरे पाकिस्तान की वजह से इस्लामाबाद में मेट्रो बस आज मुकम्मल तौर पर बंद रहेगी। मेट्रो बस हुकाम के मुताबिक इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस आज बंद रहेगी, अलबत्ता सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक रावलपिंडी में ये सर्विस बहाल रहेगी। मेट्रो बस सर्विस और सदर स्टेशन ता फैज़ाबाद भी बहाल रहेगी। IGP पार्क ता पाक सेक्रेट जो मेट्रो बस सर्विस बेसिकली है वो बंद रहेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है सेक्रेट और जो रेड जोन का एरिया है
वहाँ ही मुलाकातें होती हैं और उनका दौरा भी मोस्टली वहीं पर होता है, स्टे भी उसी तरफ होता है। इसलिए जो रेड जोन का है और एक्सटेंडेड रेड जोन तो वो मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। ईरानी हुकाम का कहना है कि दौरे का मकसद ईरान अमरीका सालसी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहना है और अपने दौरे में सालसी किरदार पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया भी अदा करेंगे। हमने देखा कि कैसे वहाँ पर जेडी वेंस ने अमेरिका के नायब सदर ने फील्ड मार्शल को भी सराहा, पाकिस्तान के किरदार को भी सराहा और उनकी तरफ से हमने देखा कि उन्होंने शुक्रिया पाकिस्तान का अदा कर लिया है। लेकिन ईरान हमें मज़ीद इज़्ज़त देना चाह रहे हैं और वो यहाँ आके हमारा शुक्रिया अदा करना चाह रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं एक और इसी से रिलेटेड ही न्यूज़ है जिसमें हमें पाकिस्तान की मुतारिफ़ होने की ख़बरें मज़ीद मिल रही है कि वज़ीर आज़म से स्विस वफाकी कौंसिल के नायब सदर की भी मुलाकात हुई है और उन्होंने भी पाकिस्तान के किरदार को एज अ सालिस जो एज अ मीडिएटर उन्होंने रोल अदा किया है उसको सराहा गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से स्विस वफाकी कौंसिल के नायब सदर इग्नाज़ यूकासिस ने मुलाकात की और अमन अमल में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। उनके वफाकी कौंसिल के नायब सदर इग्नाज़ यूकासिस ने लिखा है कि स्विट्ज़रलैंड मुफाहमत, मकालमे और सफारती सालसी को खुसूसी अहमियत देता है। स्विस वफाकी कौंसिल के नायब सदर के मुताबिक मुफाहमती यादाश्त यानी कि MOU पर अमल दरामद से मुतल्लिक जारी मुज़ाकरात में पाकिस्तान के अहम किरदार को कदर की निगाह से देखते हैं और जब भी ऐसी कोई पीस मेकिंग, पीस डील्स या फिर पीस से रिलेटेड कोई भी चीज़ होती है तो वहाँ स्विट्ज़रलैंड का नाम भी हमें सुनने में आता है, क्योंकि जो लोकेशन मोस्टली, ये सिर्फ इस मुज़ाकरात की हम बात नहीं कर रहे हैं, मोस्टली जिन भी मुज़ाकरात की हम बात करते हैं या पीस मेकिंग के लिए जो लोकेशंस चूज़ की जाती हैं उसमें भी स्विट्ज़रलैंड का भी बड़ा अहम किरदार रहता है। हमने ये देखा है। शायद उनकी हॉस्पिटलिटी बहुत अच्छी है या फिर हम ये कह सकते हैं कि उनकी असल में सिक्योरिटी बहुत अच्छी है और हर मुल्क को उनकी सिक्योरिटी पर पूरा एतमाद होता है, इसलिए इंतखाब शायद ज़्यादातर स्विट्ज़रलैंड का ही किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और अब हम आपको बताते हैं कि बेसिकली पाकिस्तान ने आलमी तौर पे जब हम बात करते हैं तो बहुत अच्छे इक़दाम उठा रहे हैं। स्पेशली हम अपने बरादराना ताल्लुकात बहुत अच्छे कर रहे हैं, हम अपनी सिफारती ताल्लुकात बहुत अच्छे कर रहे हैं और इसके लिए ही एक इनिशिएटिव जो बेसिकली पाकिस्तान की एक ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने उठाया। दी पाकिस्तान इनिशिएटिव के ज़ेरे इंतज़ाम न्यूयॉर्क में मास्टर कार्ड पर एक सेशन हुआ। दी पाकिस्तान इनिशिएटिव के ज़ेरे इंतज़ाम न्यूयॉर्क में बैंकिंग, इनोवेशन और फाइनेंसिंग से मुतल्लिक सेशन हुआ जिसमें बैंक ऑफ पंजाब के सदर और CEO ज़फ़र मसूद और म्यूज़िशन व इंजीनियर मोमिना मुस्तहसन भी मौजूद थी। ये ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जिसने तहकीक, पॉलिसी और सकाफ़त के ज़रिए पाकिस्तान और इंटरनेशनल कम्युनिटी में मुकालमे का इनेकाद किया है। पंजाब बैंक के सदर ज़फ़र मसूद ने सेशन में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मास्टर कार्ड पाकिस्तान में कमाल काम कर रहा है। इसके 90% शेयर्स हैं। मास्टर कार्ड्स लोगों को क्रेडिट के हवाले से काफ़ी सहूलियात फराहम करता है, जिसकी वजह से लोगों को इसकी तवज्जो भी हासिल करनी चाहिए, लोगों को अपनी बेसिकली तवज्जो इसकी तरफ मबजूल करानी चाहिए। अब अगर हम बात करें हमारे बैंकिंग सेशन की, स्पेशली अगर बैंक ऑफ पंजाब की हम बात करें, ये सिर्फ और सिर्फ आई थिंक एक सेशन जो था ये एक मास्टर कार्ड का नहीं था। बेसिकली बैंकिंग की अपने स्टॉक्स भी होते हैं और ये स्टॉक मार्केट से बेसिकली हम अपनी मुल्क की मैक्रो इकॉनमी को भी मैनेज करते हैं और उसमें बेहतरी भी हमें नज़र आती है। सो ये सेशन वहाँ पे लोगों को अवेयर करने के लिए था कि बैंक ऑफ पंजाब या फिर हमारा जो मास्टर कार्ड की इनोवेशन है बेसिकली वो कितना फ़ायदेमंद साबित होता है हमारी मुल्क की इकॉनमी या हो रहा है पाकिस्तान की इकॉनमी में। तो फिर आखिर ऐसी क्या सिचुएशन आई कि उनको मुस्तफ़ी होना पड़ा, ये तो जैसे ही न्यूज़ आएगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं मुल्की टेक्सटाइल बरामदात में शानदार इजाफा मुआशी इस्तेहकाम की जानिब एक अहम पेशरफ्त करार दी गई है। मुल्क में टेक्सटाइल बरामदात में शानदार इजाफे को मईशत के इस्तेहकाम की जानिब एक अहम पेशरफ्त करार दिया गया है। SIFC की मुआवनत के बायस बरामदात, टेक्सटाइल सेक्टर और सनती सरगर्मियों में बेहतरी और पायदार तरक्की का अमल जारी है। टेक्सटाइल बरामदात में इजाफा कीमती ज़र मुबादला, रोज़गार और डिजिटल खुद मुख्तारी की जानिब अहम पेशरफ्त है। रवा माली साल के 11 माह में टेक्सटाइल बरामदात 1.83% से बढ़कर 16
$66 बिलियन तक पहुंच गई है। इस हवाले से नेटवेयर $4.60 अरब, जबकि रेडीमेड गारमेंट्स की बरामदात में $3.97 अरब तक रिकॉर्ड की गई है। कॉटन यॉन की बरामदात में 13.35% इजाफा देखने में आया है, जिससे मजमूई हजम $701.1 मिलियन तक पहुंच गया है। जब हम बरामदात की बात करते हैं तो ये चीज़ें हमें चाहिए होती है, ये होती है बेसिकली जो हमारी मुल्क की इकॉनमी को भी स्टेबल कर सकती है। पाकिस्तान का नाम, बेसिकली पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसमें वैसे भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है, लेकिन अगेन बात वही आ जाती है कि कुछ हमारी अपनी गलतियां हैं जिसकी वजह से हमारा फोकस हमारी उन चीज़ों पर नहीं है कि जिनके ज़रिए हम बहुत अच्छा एक रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। जो हम हदफ हर बार रखते हैं बेसिकली हमारी अपनी ही जो ग्रोथ है, जो अपनी इंडस्ट्रीज़ है, जो अपनी एक्सपोर्ट्स है, उससे हम पूरा कर सकते हैं, लेकिन हमारा फोकस पता नहीं क्यों सिर्फ टैक्स वाले हदफ पे रह जाता है, ये मुझे समझ नहीं आती। लेकिन बहरहाल ये एक बहुत अच्छी खबर है हमारी पाकिस्तान की मुल्क की मईशत के लिए, और हम SIFC की भी जो मुआवनत है, उनकी कारकर्दगी है, उसको भी सराहते हैं। और मज़ीद भी हम ये उम्मीद रखेंगे कि SIFC भी काम करता रहेगा, लेकिन साथ ही हमें ख़ुद भी फोकस करना चाहिए अपनी इंडस्ट्रीज़ पर। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं, चाइना से जब भी हमारे पास कोई ख़बर आती है तो वो एक अपनी तरह की मुनफरिद ख़बर होती है। जैसे कि पिछले दिनों में हमने बताया कि वो एक ऐसा एयरपोर्ट बना रहे हैं जो पानी के ऊपर होगा, बेसिकली पानी के ऊपर लहरा रहा होगा। इसका वाकई में ओरिजिनली वैसे ये मतलब नहीं है कि वो वाकई में लहरा ही रहा होगा, लेकिन वो पानी के ऊपर होगा। सो अब एक और ऐसी ही हमारे पास खबर आई है, और ख़बर आपको बताते हैं कि चीन का 18 मंजिला पिरामिड ऑफ कुनशान, अब ये कुनशान क्या है ये आपको बताते हैं। चीन वैसे भी अजीबोगरीब और मुनफरिद तर्ज़ तामीर के लिए दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन अब एक ऐसा रिहायशी इमारत ने लोगों की तवज्जो जो है वो हासिल कर ली है, जो देखने में किसी जदीद अहराम से कम नहीं है। चीन के शहर कुनशान में वाक़ 18 मंजिला पिरामिड ऑफ कुनशान अपनी गैर मामूली साख्त के बायस सोशल मीडिया पर भी मकबूल हो रहा है। रिवायती हराम के बरक्स इस इमारत को 2 बैरूनी दीवारें सीधी जबकि दीगर 2 दीवारें 45 डिग्री जाविये पर झुकी हुई है, जिसकी वजह से अपार्टमेंट सीढ़ियों की तरफ से एक दूसरे के ऊपर तरतीब दिए गए हैं, और आप देख भी सकते हैं कि कैसे एक दूसरे के ऊपर ही हैं, लग ऐसे ही रहा है। और उन्होंने वैसे इसका आइडिया कहाँ से अखज़ किया ये बताती हूँ। इस मुनफरिद इमारत को जो डिज़ाइन करने वाली फ़र्म मास्टर्स और आर्किटेक्चरल ऑफिस के मुताबिक इसका तस्वुर चीन के रिवायती सीढ़ी नुमा चावल के खेतों से लिया गया है। क्रिएटिविटी का लेवल चेक करें ना, कि जो उन्होंने इसको बताया है कि वो रिवायती सीढ़ी नुमा जो उनके चावल के खेत होते हैं उससे उन्होंने एक इमारत का डिज़ाइन किया और उस पर इमारत खड़ी भी कर दी, और वो अपनी तर्ज की एक मुनफरिद इमारत भी हमें नज़र आ रही है। ये होती है क्रिएटिविटी, हमें भी ऐसी क्रिएटिविटी चाहिए। वैसे वाकई में क्या खूबसूरत इमारत है, ऐसी लग रहा है जैसे एक दूसरे के ऊपर है, लेकिन ऐसा है नहीं। क्या बात है जी चाइना की, क्या बात है। वैसे वाकई में जितनी भी हम उनकी क्रिएटिविटी की, उनकी डेवलपमेंट की, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की तारीफ़ करें कम ही होगी। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं यूरोप इस वक्त शदीद हीट वेव की लपेट में है। फ्रांस में 3 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि कई ममालिक में हंगामी अलर्ट और पाबंदियाँ नाफिज कर दी गई है। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक फ्रांस, स्पेन, इटली, बेल्जियम और बरतानिया समेत यूरोप के दीगर ममालिक शदीद गर्मी की गैर मामूली लहर की ज़द में हैं, जिसके नतीजे में फ्रांस में कम अज़ कम 3 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि बेल्जियम, इटली, स्पेन और बरतानिया में भी शदीद गर्मी के बायस हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। फ्रांसीसी महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के 96 इंतज़ामी इलाकों में से 39 में रेड हीट अलर्ट नाफिज कर दिया गया है, जो ख़तरे की बुलंद तरीन सतह है। आप देख सकते हैं वैसे पाकिस्तान या इस्लामाबाद की जब हम बात करें तो पिछले 2 दिन से वैसे बारिशें हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे ही धूप निकलती थी तो ऐसे फ़ील होता था कि जैसे बारिश हुई ही नहीं है। और आज अगर हम मौसम देखें तो वाकई में बिल्कुल नहीं लग रहा कि पिछले 2 दिन बारिशें ही रही हैं। और यहाँ पे तो शदीद रेड हीट अलर्ट जारी किया गया है। फिर होपफुल कि वो ख्याल रखें, उनकी तरफ से जो एहतियाती तदाबीर अपनाने का बोला गया है उसका भी ख्याल रखा जाए।
इसके साथ ही छोटी सी ब्रेक लेना चाहूँगी, वापस आएंगे, कहीं मत जाएं, हमारे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और नाज़िश की तरफ से आप सभी को वेलकम बैक। ख़वातीन व हज़रात, मैं आज थोड़ा सा लेट हो गया, उसकी वजह यह है कि इस्लामाबाद के अंदर ट्रैफिक की इस वक्त बदतर सूरत हाल है और डेली फैज़ाबाद के ऊपर एक चौकी है इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पे, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ही दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। और आज अब वैसे भी जब ये इस चौकी की वजह से आप जब भी यहाँ पर जाकर रुके आपको अपनी शनाख्त करवानी पड़ती है, आपको वहाँ से गुजरते हुए अपने ही शहर में बार बार बताना पड़ता है कि आप कौन है। लेकिन जब भी VIP मूवमेंट पाकिस्तान में कहीं पर भी शहर में होती है, ख़ास तौर पर इस्लामाबाद के अंदर शहरी महसूर होकर रह जाते हैं, कारोबार बंद करवा दिए जाते हैं और बुरे तरीके से ट्रैफिक का निज़ाम बदतर हो जाता है, क्योंकि ट्रैफिक को अल्टरनेट रूट्स पर जब शिफ्ट किया जाता है तो अल्टरनेट रूट्स इतने अच्छे तरीके से इस्लामाबाद के भी तैयार नहीं हैं सिवाय इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे के कि वहाँ पर ट्रैफिक जा सके। और आज भी ईरान की प्रेसिडेंट की वजह से शहरी इस वक्त बुरी तरीके से पिछले 2 घंटे से इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे के ऊपर फंसे हुए हैं और एक गाड़ी को चेक करके आगे भेजा जा रहा है। और इसी वजह से आज मैं भी जो है वो और जिन्होंने आना भी रात को है, ये नहीं है कि वो आ चुके हैं तो इसलिए थोड़ी सिक्योरिटी टाइट करने की वजह से उन्होंने शायद ट्रैफिक रोकी होगी, रूट लगा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो रात को पहुंचेंगे। सो वो तो हम उस वक्त देखेंगे कि उस वक्त क्या सिचुएशन होती है। अगर कोई आपसे ये पूछता है कि आपने पाकिस्तान की खातिर क्या किया है, तो बिल्कुल ये पाकिस्तान की खातिर कुर्बानी तो है कि आप लोग ट्रैफिक में खड़े होते हैं, घंटों इंतजार करते हैं रूट्स में खड़े होकर कि VIP मूवमेंट गुजरे तब हम लोग जा सकें, या आप लोगों से जिस तरीके से सवाल जवाब किए जाते हैं, बिल्कुल आपने पाकिस्तान की खातिर बहुत कुछ किया। जो बचपन आगे बढ़ते हैं ख़वातीन व हज़रात, कहते थे कि पाकिस्तान हमारा है, इसकी खातिर हमने दी कुर्बानी लाखों जान की। सो लाखों जान में से ये वाली कुर्बानियां, वक्त की कुर्बानी, हाँ, वो ये वाली कुर्बानियां भी शामिल होती हैं। सही बात है। आगे बढ़ते हैं ख़वातीन व हज़रात, न्यूज़ का सेगमेंट चल रहा है। फीफा वर्ल्ड कप से रिलेटेड हमारे पास अगली खबर है, जहां पर फीफा वर्ल्ड कप 2026 की ऑफिशियल मैच की जो बॉल है पाकिस्तान से जो बनी है सियालकोट से, उसने खला का सफर जो है वो तय कर लिया है। खैर पाकिस्तान से तो अभी कोई खलाबाज पहुंच नहीं सका, लेकिन पाकिस्तानी प्रोडक्ट जो है वो पहुंच चुकी है खला के अंदर। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की ये वाहिद प्रोडक्ट है जो इस वक्त तक खला में पहुंची, इसके अलावा और कोई चीज़ जो है वो पाकिस्तान से बनी हुई खला में नहीं पहुंची। खबर यह है कि अमरीकी खलाई इदारे नासा ने इस बॉल को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ले जाकर एक खुसूसी तजर्बा किया है, जिसका मकसद ये जानना था कि बॉल की बैलेंसिंग, सेंटर ऑफ मास और अंदर नस्ब जदीद से सेंटर जो सेंसर टेक्नोलॉजी है उसकी हरकत और कारकर्दगी पर किस तरह का असर पड़ता है। नासा के मुताबिक फुटबॉल इंजीनियर्स बॉल को इस अंदाज में डिज़ाइन करते हैं कि वो मैदान में ज़्यादा से ज़्यादा मुतवाज़न और पेशगोई के मुताबिक हरकत करे। खला में किए गए इस तजर्बे में समझने की मदद मिलती है कि मैच बॉल में नस्ब सेंसर्स और दीगर जदीद टेक्नोलॉजीज खेल के दौरान इसकी कारकर्दगी को किस हद तक जो है वो मुतासिर कर सकती है। दिलचस्प बात यह है कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 में इस्तेमाल होने वाली ऑफिशियल बॉल्स पाकिस्तान के शहर सियालकोट में तैयार हुई हैं, जबकि ट्रेंडा बॉल को जर्मन कंपनी एडिडास ने डिज़ाइन किया है और ये अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप 2026 की ऑफिशियल बॉल है जो आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है। कितनी खूबसूरत वैसे एंजॉय कर रहे हैं वो इसके बॉल साथ। बिल्कुल, ये पाकिस्तान के लिए भी वैसे बड़े फ़ख्र की बात है जब हम बात हमेशा यही करते होते हैं कि हमारी एक्सपोर्ट्स बहुत बेहतर हो सकती है, बहुत अच्छी हो सकती है अगर हम इस पे फोकस रहें, गौर करें कि किन चीज़ों को हमें एक्सपोर्ट करना चाहिए, किन चीज़ों को हमें बनाने की ज़रूरत है और उसके लिए हमें क्या इक़दाम उठाने चाहिए। तो तभी हमें इस तरह की ये जो एक आध हमें अचीवमेंट की खबर मिलती है ना, उसके बाद फिर हम इतने यूज्ड टू हो जाएंगे कि शायद वो हमें अचीवमेंट भी ना लगना शुरू हो। ख़वातीन और हज़रात, फुटबॉल से रिलेटेड ही एक और ख़बर है लियोनेल मेसी से रिलेटेड, जिन्होंने अभी तक सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप में गोल करने वाले खिलाड़ी का जो है वो एजाज़ अपने नाम कर लिया है। अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर हैं और अर्जेंटीना की तरफ से खेल रहे हैं। लियोनेल मेसी ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के मैच में ऑस्ट्रिया के खिलाफ रिकॉर्ड साज गोल किया और वर्ल्ड कप मुकाबलों में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले प्लेयर बन गए हैं। लियोनेल मेसी ने फुटबॉल वर्ल्ड कप में 17वां गोल किया और जर्मनी के स्टार फुटबॉलर मेरोस्लाव क्लोज़ के गोल्स को जो है वो उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है।
जबकि ऑस्ट्रिया के खिलाफ मैच में मेसी ने इब्तदा में एक पेनल्टी ज़ाया कर दी थी, जिसकी वजह से वो कुछ देर के लिए ये तारीखी रिकॉर्ड बनाने से महरूम रह गए थे। ताहम उन्होंने 39वें मिनट में गोल करके अर्जेंटीना को 1-0 की बरतरी दिलाई और इस तरीके से वो रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब हुए। जबकि फ्रांस के 27 साला स्टार फुटबॉलर इस फहरिस्त में 14 गोल्स के साथ चौथे नंबर पर विराजमान हैं। सो इस तरीके से लियोनेल मेसी ने एक और रिकॉर्ड जो है वो सेट कर दिया है। फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, बहुत सारी तारीख रकम होती है, बहुत सारी अच्छी टीम्स भी देखने को मिलती हैं, बहुत सारी इमोशनल मोमेंट्स भी मिलते हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। क्या बस अल्लाह करे कि अब हमारी टीम इस काबिल हो कि हम भी अगले जो फीफा हो उसमें हमारी भी रिप्रेजेंटेशन हो, हम भी उसमें हो। इसके साथ ही हमारी न्यूज़ का सेगमेंट ख़त्म होता है। ब्रेक लेना चाहेंगे, वापस आएंगे तो बल्कि ब्रेक ना ही लेते हैं तो भी कोई बात नहीं, वैसे भी ब्रेक ले चुके हैं। एग्जैक्टली, तो हमारा इस वाले घंटे का ब्रेक हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो हम बात ख़वातीनो हज़रात, आपको ये मालूम है कि ईरान अमेरिका के जो मामला चल रहे थे, पाकिस्तान का एक बड़ा किरदार, और कल वहाँ से अच्छी खबर ये आई कि तमाम तर मामला जो है वो तय पा गए हैं। लेकिन इसमें अब जो 60 रोज़ का वक्त है उसमें मुख्तलिफ सालसियों के हमरा डायलॉग्स होने हैं, जहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का भी मामला है, न्यूक्लियर वेपन का मामला है और बहुत सारी सेंक्शंस की चीज़ें हैं। चीज़ों को 60 दिन तक ऑब्ज़र्व करना है, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने ऑब्ज़र्व करना है, ख़ास तौर पर जो सालसी ममालिक लाइक कतर, सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान, मेजरली कतर एंड पाकिस्तान एंड वन ऑफ द मेजर कंट्री डेफिनेटली पाकिस्तान। सो हमने भी इस चीज़ के ऊपर नज़र रखनी है और कशीदगी की तरफ बढ़ते हुए रोकना है। दुनिया ने, मुख्तलिफ ममालिक ने, इंक्लूडिंग इसराइल, ख़ास तौर पर इसराइल ने बहुत कोशिश की कि दोबारा से ये जंग छिड़ जाए। बहुत सारे और ममालिक की भी ये चाहत थी, लेकिन मैक्सिमम ऑफ द कंट्री वांट्स कि ये अब ख़त्म हो जाए। पाकिस्तान सर फहरिस्त था, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, उनकी स्टेटमेंटशिप और जिस तरीके से उन लोगों ने काम किया है वो काबिले तहसीन है। और इसी वजह से आज भी ईरानी प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान जो है वो पाकिस्तान पहुँचेंगे। डायलॉग्स का सिलसिला शुरू होगा, मुख्तलिफ अभी अदवार चलते रहेंगे, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान को क्या हासिल होगा इससे। और साथ ही ये जानना ज़रूरी है कि अब अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के साथ किस तरीके से बर्ताव रखेगा, क्योंकि जेडी वेंस जिस तरीके से कहते हैं कि पिछले 3 महीने में उन्होंने सबसे ज़्यादा अगर बात किसी से की है तो फील्ड मार्शल से की है। सो डेफिनेटली वर्ल्ड नोज दैट कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने इस वक्त दुनिया को बचाने में बड़ा किरदार अदा किया है। तो आइए इसके ऊपर बात करते हैं। हमारे साथ वीडियो लिंक पर जो हमें शख्सियत ज्वाइन कर रहे हैं, बड़ी ही सीनियर डिफेंस एंड सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं, हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री हैं हमारे साथ, ये खुद एज एन एम्बेसडर भी सर्व कर चुके हैं टू ब्रुनाई दारुल इस्लाम। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मेजर जनरल रिटायर एजाज अवान साहब, थ्रू वीडियो लिंक हमें ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। जनरल साहब, हिस्ट्री मेड बाय पाकिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह, फील्ड मार्शल की क़यादत, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की क़यादत, क्या कहेंगे इस वक्त ये 60 रोज़ का दिन बड़ा अहम है और आज के दौरे को किस तरीके से आप देख रहे हैं ईरानी प्रेसिडेंट टू पाकिस्तान? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर प्रोग्राम। बात यह है कि यकीनन ये एक बड़ा तारीख साज इवेंट है और ये बड़ा एक तारीख साज लम्हा है जिसमें पाकिस्तान ने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है। और पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप ने जिस तरीके से खित्ते को एक बड़ी जंग से बचाया है, सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर, यूएई, ईरान और इजराइल और अमेरिका तो हमलावर हो ही रहे थे, इन सब को जंग में झोंकने से बचा लिया पाकिस्तान की इस डिप्लोमेटिक एफर्ट ने। और पाकिस्तान की जो रिकंसिलिएटरी एफर्ट थी, जो फैसिलिटेट कर रहे थे इस जंग को काम डाउन करने के लिए और इसको खित्ते में फैलाव को रोकने के लिए, तो बड़ा एक तारीख साज किरदार है जिसकी जितनी तारीफ की जाए। जनरल साहब बिल्कुल, डेफिनेटली जनरल साहब, अच्छा हाँ प्लीज बताइएगा। आपका जो सवाल है कि अगले 60 दिन में क्या होगा, देखिए ये एक बड़ा अहम इशू है और 60 दिन बहुत लंबा अरसा है। इसमें जो स्पॉइलर है इजराइल, जो नहीं चाहेगा कि ये मुआहिदा हो और अमन कायम हो जाए और ईरान अपनी तमाम तर जो शराइत वो मनवाने में इस वक्त तक कामयाब है, वो उसको बड़ी कामयाबी मिले। उनको चूंकि जंग में जो कामयाबी वो हासिल नहीं कर सके वो थी रिजीम चेंज की, वो नहीं कर सके। ईरान को मुकम्मल तौर पर वो घुटने टेकने पर मजबूर नहीं कर सके, बल्कि उन्होंने अपना जो पहले जो कुछ हासिल किया हुआ था वो भी वो खो चुके हैं। तो इजराइल चाहेगा कि वो इसको सबोटाज कर दे इस मुआहदे को और दोबारा जंग की तरफ हालात चले जाएं। एक तो इस बात का हमने ख्याल रखना है और दूसरी बात जो सबसे ज्यादा है, जिसका अगले दिन ईरान के सफीर ने, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बात कही थी कि जो ट्रस्ट डिफिसिट है बिटवीन ईरान एंड अमेरिका, वो एक बड़ा फिक्र वाला लम्हा है, क्योंकि एक दूसरे पर एतमाद का फुकदान है।
अब भी जेडी वेंस ने ये कहा है कि ईरान ने इजाजत तो दे दी है एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो एसोसिएशन है उनको विजिट की, लेकिन आप देखना ये है कि क्या वो वाकई विजिट करवाते हैं और फैसिलिटेट करते हैं या नहीं। इसी तरह जो मुआहदा पहले ऑलरेडी ईरान साइन कर चुका था, जिसमें परमानेंट 5 मेंबर्स और जर्मनी 6 ममालिक उसके दस्तखत कर चुके थे, सिग्नेटरीज थे, उन सबको कंसल्ट किए बगैर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने वो मुआहदा यकतरफा तौर पे खत्म कर दिया था। तो ये जो तारीख है ये बड़ी खतरनाक है और इससे लगता है कि अगले 60 दिन बहुत लंबा अरसा है। अच्छा जनरल साहब, अगर हम पहले बात करें अमेरिका के हक में इस वक्त क्या चीज़ जाती है? हमने देखा बड़ा नुकसान करवाया डोनाल्ड ट्रंप ने उनका, और अपने आप को जंगों में भी झोंक दिया। मिड टर्म इलेक्शन भी आ रहे हैं, जेडी वेंस काफ़ी एक्टिव हैं। एक ये सिचुएशन। दूसरी चीज़ सर, आपने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने उनका एक पहला वाला मुआहदा तोड़ा। 60 दिन का जो वक्त है, इसमें ट्रस्ट डेफिसिट अगर आपके तज्ज़िये के मुताबिक ज़्यादा कहाँ पर नज़र आता है? इसराइल इन्वॉल्व कर सकता है अपने आप को? इसराइल को लगाम डालने के काबिल है भी अमेरिका या नहीं है? या इसराइल के हाथों, नेतन्याहू के हाथों खुद डोनाल्ड ट्रंप जो है वो थ्रू वॉट एवर रीज़न खुद ब्लैकमेल हो रहे थे क्या? और अब इन 60 दिनों में अमेरिका और इसराइल का आपस में गठजोड़ कैसा चलता है? ट्रस्ट डेफिसिट तो वहीं पर से आ रहा है ज़्यादा, जो हम बार बार देख रहे हैं। देखें, बात यह है, पहली बात यह है कि इजराइल और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात में शिगाफ पैदा करना ये किसी एक मुल्क के बस की बात नहीं है। सही बात है। इसकी 76 ईयर्स की एक तारीख है जब से इजराइल क्रिएट हुआ है। अगर आप प्रेसिडेंट जो बाइडेन जब नायब सदर थे, उनकी एक स्टेटमेंट को ज़हन में रखें, जब उन्होंने यरूशलेम विजिट किया था एज अ वाइस प्रेसिडेंट, तो उन्होंने कहा था कि अगर दुनिया में कोई इजराइल ना होता तो हम एक और इजराइल खुद क्रिएट कर देते गल्फ में अपने मफादात के दिफा के लिए। तो ये उनकी फॉरवर्ड पोस्ट है इजराइल, जिसको गल्फ स्टेट्स को कंट्रोल करने के लिए और गल्फ में अपने जो नेशनल इंटरेस्ट हैं उनके मफाद के लिए अमेरिका हर सूरत में इजराइल की मदद करता रहेगा। और अभी भी आपने देखा है कि न वो इस मुआहदे का सिग्नेटरी है और न उस पर आज तक किसी किस्म की कोई सैंक्शन लगाने की बात जेडी वेंस ने की है, न प्रेसिडेंट ट्रंप ने की है। तो अभी तक इजराइल के ऊपर किसी किस्म की कोई पाबंदी लगाने का इंडिया नहीं दिया गया है कि वो लेबनान में वायलेशन नहीं करेगा, वो लेबनान के ऊपर हमला आवर नहीं होगा, वो गाजा में मजीद हमले नहीं करेगा, वो वेस्ट बैंक में मजीद तजावजात नहीं करेगा। किसी किस्म की कोई पाबंदी अभी तक नहीं लगाई गई है। तो ये जो इस वक्त अमेरिका ने, आपने बात की थी कि अमेरिका ने अभी तक क्या हासिल किया है जी, इस वक्त तक अमेरिका ने सिर्फ खोया है, हासिल कुछ नहीं किया। एक बहुत अच्छा मुआहदा जो प्रेसिडेंट ओबामा के दिनों में हुआ था, उसको पहली टर्म में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने खुद खत्म कर दिया था। अब इस मुआहदे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो इस जंग से पहले खुली थी और पूरी दुनिया की ट्रैफिक बगैर किसी तावान या बगैर किसी टॉल के पे किए बगैर वहां से गुजर रहे थे, वो इस जंग की वजह से बंद हुई और अब उसको खुलवाने के लिए शराइत मानी जा रही हैं। फिर जो वो रिजीम चेंज करने आए थे वो नहीं कर सके हैं। $50 बिलियन के उनके अखराजात हो गए हैं। अमेरिका के रिकॉर्ड के मुताबिक उनके 14 अमेरिकन सोल्जर जो हैं वो इस जंग में मारे जा चुके हैं और ये कांग्रेस की मंजूरी के बगैर ये जंग की गई थी। तो मैं समझता हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रंप इस वक्त जो इस मुआहदे पर एग्री कर रहे हैं या वो टेबल पर बैठने पर मजबूर हुए हैं, वो डोमेस्टिक प्रेशर की वजह से हुए हैं और अपने कांग्रेशनल प्रेशर की वजह से और मिड टर्म इलेक्शन में होने वाले जो इम्कानात हैं उसकी वजह से वो टेबल पर बैठने पे मजबूर हुए। बिल्कुल सर, लेकिन वो मजबूर भी है, लेकिन साथ ही हम देख रहे हैं कि वो फिर भी डिटाई पर जो है वो उससे बाज नहीं आ रहे हैं। जैसे ही ईरान की तरफ से अभी अगर हम इन मुज़ाकरात के सेकंड फेज़ की भी बात करें तो जब उन्होंने कहा था लेबनान पे दोबारा मैटर जब डिस्कस किया गया कि इजराइल ने दोबारा दावा बोल दिया है, तो उन्होंने मुज़ाकरात में शामिल होने से मना किया और फिर उनके पास जाना पड़ा। लेकिन फिर भी जेडी वेंस की तरफ से जो हमें स्टेटमेंट मिली कि हाँ वो थ्रेटन तो कर रहे थे लेकिन ऐसी सिचुएशन कभी आ नहीं सकती। तो मैं इन नकात पे ही बात करना चाहूँगी जो बेसिकली इस मुआहदे का हिस्सा है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट मैटर हमें लेबनान का ही लग रहा है
आपको नहीं लगता अगर हम सिर्फ लबनान की बात ना करें, लेकिन अगर उनको बताया जा रहा है ईरान को कि आपको अपना न्यूक्लियर जो मंसूबा है बेसिकली या तो उसको डिले करना होगा या भी फ़िलहाल डिस्ट्रॉय करना होगा, लेकिन साथ ही हम देख रहे हैं कि लबनान का अटैक इस चीज़ को दोबारा से बताने की कोशिश कर रहा है कि इजराइल कुछ भी कर रहा है या कुछ भी कर सकता है, कुछ भी उससे जो है एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता लेकिन वो कर सकता है। ये एक ख़तरा है जो हर इस्लामी मुल्क या हम ईरान के लिए जो है एक बहुत बड़ा तशवीश की बात है। सो आखिर कैसे वो इस ट्रस्ट को बरकरार रखते हुए आगे अमेरिका के साथ इस मुआहदे में बढ़ सकता है जब खतरा अभी भी सर पर मंडला रहा है? देखिए, इसमें सबसे बड़ी जो खतरे की बात है वो ये है, पहली बात तो ये है कि न्यूक्लियर मुआहदे पर तो इससे कहीं ज्यादा सख्त शराइत ईरान पहले ही कबूल कर चुका था 2015 में। उस वक्त उनके पास एनरिच्ड यूरेनियम नहीं थी, फिर उनके जो फैसिलिटीज थी उनमें मोर्टर और कंक्रीट भर के उनको बंद कर दिया गया था और उन्होंने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो है उनको विजिट की और उनको इंस्पेक्शन की हमा वक्त इजाजत थी कि वो जब चाहे आकर इंस्पेक्ट कर सकते हैं। ये शराइत तो ईरान पहले ही मान चुका था। अभी जो बात लेबनान की है, जो वजह से मैं इसको एक बड़ा फ्रेजाइल मुआहदा समझता हूँ, ईरान का इजराइल इस मुआहदे में कहीं भी सिग्नेटरी नहीं है। वो जब किसी मुआहदे पर दस्तखत ही नहीं कर रहा और वो एक तीसरा मुल्क है जो इस मुआहदे से बाहर है, तो लेबनान के अंदर हमला आवर होने से उसे कौन रोकेगा? सही बात। इसकी शराइत जो है, अभी तक अमेरिका ने ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं दी कि अगर लेबनान पर इजराइल ने हमला किया तो हम उस पर ये सैंक्शंस लगा देंगे, ये पाबंदियां लगेंगी, उनके डिफेंस प्रोक्योरमेंट और उस प्रोग्राम को हम रोक देंगे। इस तरह की कोई शर्त अभी तक इस मुआहदे में शामिल नहीं है। जन साहब, लेकिन आपको नहीं लगता कि जितने सालसी हैं या ईरान खुद, उनकी तरफ से भी कोई ऐसी शर्त तो रखी गई होगी कि इसराइल के, व्हाट अबाउट इसराइल, वो उससे कौन लेगा गारंटी? इसके ऊपर भी तो बात हुई होगी डेफिनेटली। आपको क्या लगता है इसके ऊपर डिस्कशन क्या चल रही है? ईरान पे हमला कर दिया तो फिर क्या होगा? अभी देखिए, मेरी बात सुनो, जो मैं समझता हूँ, मेरी जो समझ है उसके मुताबिक तीनों जो गारंटर्स हैं वो कमजोर हैं। इजराइल को मनवाने के मुकाबले में न कतर में इतनी ताकत है, न पाकिस्तान में इतनी ताकत है, न सऊदी अरेबिया में इतनी ताकत है कि वो इजराइल से अपनी शराइत मनवा सकें। अगर पहले मुआहदे में जिसमें परमानेंट 5 जिनके पास वीटो पावर है वो JCPOA में शरीक थे और उनके सिग्नेचर थे और जर्मनी के सिग्नेचर थे और 5 परमानेंट मेंबर्स के, सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स के वीटो पावर के दस्तखत होने के बावजूद अकेले अमेरिका ने उस मुआहदे को उठा के विंडो से बाहर फेंक दिया। अब जब ये तीनों ममालिक जो परमानेंट मेंबर भी नहीं है, इजराइल के ऊपर किसी किस्म का कंट्रोल भी नहीं रखते, इजराइल के कंडक्ट को मॉनिटर नहीं कर सकते, पाकिस्तान ने तो इजराइल को आज तक रिकॉग्नाइज भी नहीं किया है। तो ये दोनों ममालिक जो सऊदी अरेबिया और कतर हैं, ये इजराइल को कैसे मजबूर कर सकेंगे कि वो किसी किस्म की जारहियत ना करे? अब रही यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन के इस वक्त तक 16 रेजोल्यूशन ऐसे हैं जो इजराइल को पाबंद करते हैं कि वो नौ आबादियाती प्रोग्राम जो है उसको बंद करे और 2 स्टेट के जो सोल्यूशन है उसको माने, लेकिन वो किसी बात की परवाह किए बगैर जो वायलेट करता है मुआहदे, और जब उसके खिलाफ कोई रेजोल्यूशन आता है तो अमेरिका वीटो कर देता है। तो न उसको यूनाइटेड नेशन की परवाह है क्योंकि अमेरिका उसकी बैक पे खड़ा है। जब तक अमेरिका इस मुआहदे में इजराइल के ऊपर पाबंदियां लगाने की कोई क्लॉज पे खुद दस्तखत नहीं करता, उस वक्त तक मैं नहीं समझता कि इजराइल बाज आएगा। सर, मैं ये पूछना चाहूँगी, जब ये मामला छिड़ा था ये ईरान, इजराइल और अमेरिका का, तो 13 जून को जो सबसे पहले एयर स्ट्राइक हुए थे वो बेसिकली इजराइल की तरफ से ईरान पे हुए थे और उसके बाद जवाबी कार्रवाई शुरू हुई और उसके बाद जो हमने देखा सिचुएशन कितनी खौफनाक हद तक आगे गई। सो आपको नहीं लगता जब इनिशिएट इजराइल ने किया था तो इस मुआहदे में इजराइल का होना या उनको एक टेबल पर लाना, उनके साथ भी मुज़ाकरात करना ज़रूरी था ताकि उनको भी पाबंद किया जाता? ये लेकिन इजराइल क्या है, क्या उसको कौन बिठा सकता है सिवाय अमेरिका के? दुनिया की कोई ताकत इजराइल को इस डायलॉग टेबल पे लाके बिठा के उससे साइन नहीं ले सकती, उससे किसी किस्म का एग्रीमेंट नहीं करा सकती।
बाकी तमाम ममालिक जो हैं उनको वो इग्नोर कर सकता है। तो अब जब मैं भी यही कह रहा हूं कि जो वायलेशन करता है, जिससे लेबनान में अमन की तवक्को रखी जाती है, जब वो मुल्क दस्तखत ही नहीं कर रहा, वो इसका हिस्सा ही नहीं है, वो इस मुआहदे का हिस्सा ही नहीं है, जब एग्रीमेंट होगा 60 दिनों के बाद, तो उस वक्त भी अगर वो सिग्नेटरी नहीं होता। और फिर इस मुआहदे में एक और जो बहुत बड़ा बग है वो ये है कि जो शराइत अभी रखी जा रही हैं, इस पर जब मजीद इनकी डिटेल्स आएंगी तो जो एक रेफरेंस पॉइंट है, जो बेंचमार्क है, वो न्यूक्लियर मुआहदा है जो प्रेसिडेंट ओबामा और ईरान ने दस्तखत किया था। उन शराइत के साथ जब कंपैरिजन किया जाएगा और ये अमेरिकन कांग्रेस में अप्रूवल के लिए जाएगा, तो वहां ये शूट डाउन हो जाएगा, क्योंकि अभी तक जो शराइत हैं वो बहुत नरम हैं अमेरिका की तरफ से, और जो कुछ हासिल हो रहा है ईरान को वो कहीं ज्यादा है। तो इस वक्त तो ईरान बहुत उनका पलड़ा भारी है और वो बहुत कुछ इससे गेन कर रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ईरान काफ़ी गेन कर रहा है और हम आएंगे पाकिस्तान ने भी इससे क्या गेन किया। लेकिन सर अमेरिका में ये जो इस वक्त हालिया जो कुछ हमने देखा, सब कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की ईमा थी, उनकी अपनी पॉलिसी थी, कांग्रेस की मंजूरी के बगैर ये सब कुछ शुरू हुआ। सर मिड टर्म इलेक्शन है, आया इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ज़रा बैकफुट पे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं मिड टर्म इलेक्शन कवर करने, क्योंकि ये भी बातें चल रही हैं कि जेडी वेंस जो है वो टेक ओवर भी कर सकते हैं, और अगर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हटते हैं तो उसके बाद जो भी अमेरिका के अंदर रिपब्लिकन्स या डेमोक्रेट्स की तरफ से कोई भी आता है या जेडी वेंस अगर आगे आते हैं, आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज या पर्सनालिटी या टूवर्ड्स जो है वो पीस कैसी रहेगी स्ट्रैटेजी कि दोबारा से ईरान के साथ एस्केलेशन तो नहीं हो सकती खुदा न खास्ता, अगर इस टेन्योर में नहीं तो अगले टेन्योर में कुछ एक्सपेक्टेशन हो सकती हैं, क्योंकि इतना इंतहाई कदम हमने पहले नहीं देखा। तो शायद एस्केलेशन तो इतनी जल्दी ना हो। ये बात एक यकीनी बात है कि मिड टर्म इलेक्शन कांग्रेस की तरफ से, जो रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों की तरफ से जो रेजिस्टेंस आई है इस फैसले के खिलाफ कि अमेरिका को इस जंग में झोंक दिया गया। देखिए प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी। उसने कहा था कि अगर अमेरिका का कोई भी प्रेसिडेंट, वो रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट हो, अगर वो कांग्रेस को और अमेरिका के आईन को यकसर नजरअंदाज करके मुल्क को जंग में धकेल सकता है, तो ये बड़ी लाकानूनियत की कैफियत होगी और अमेरिका इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सही बात है। इस प्रेशर की वजह से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को अपना फैसला रिकंसिडर करना पड़ा। जो उन्होंने आसान हल समझा था कि मुल्क के अंदर बगावत हो रही है, हम जो उनके रहबरे आजम है उनको जब शहीद कर देंगे तो मुल्क के अंदर इक़्तिदार चेंज हो जाएगा, एक रिजीम चेंज हो जाएगी, वो जब नहीं हासिल हो सका और ईरान की कौमियत का जज्बा उभर के ज्यादा सामने आया, बिल्कुल सही बात तो है। फिर उन्होंने अपना फैसला बदल दिया। पाकिस्तान की ज़रा बात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया, हज़ार इख्तलाफात हमारे अंदर से, लेकिन इस वक्त दिल जो है वो खुशी से फूले नहीं समाता जब भी जिक्र होता है पाकिस्तान का इस चीज़ के ऊपर। और नो डाउट पाकिस्तान में जो किया है सर वो एक एक्सेप्शनल है, वो पहले हमने देखा नहीं। लेकिन कल हमारे साथ जनरल रज़ा साहब मौजूद थे एंड ही वाज सेइंग पाकिस्तान ने 1972 में चाइना और अमेरिका के जो करवाया था उसकी वजह से भी बड़ा फ़ायदा हुआ हमें। चाइना के साथ आज हमारे रिलेशन जो हैं वो उनकी बुनियाद वहीं से कंटिन्यू होती है। सर एक दफ़ा फिर हम जो है वो इतनी मीडिएशन अहम करवा रहे हैं, आपको क्या लगता है हम क्या अब हासिल कर पाएंगे, ख़ास तौर पे खित्ते के अंदर जब सऊदीया, एवरीवन नोस कि पाकिस्तान से ज़्यादा पावरफुल इस वक्त कोई भी नहीं है, और दूसरी तरफ अमेरिका जो है उसको भी पता है, और तीसरी तरफ अब ईरान के साथ मामलात अच्छे होने जा रहे हैं, पाकिस्तान क्या क्या हासिल कर पाएगा इसमें? देखिए पहली बात तो ये है कि जो पॉलिटिको मिलिट्री लीडरशिप है इस वक्त मौजूदा पाकिस्तान की, उनकी डिप्लोमेसी को और फॉरेन पॉलिसी को जितनी दाद दी जाए और जो भी उनका कंडक्ट है वो यकीनन काबिल सताइश है। और इसमें पाकिस्तान का स्ट्रेचर, इंटरनेशनल स्ट्रेचर बड़ा है, पाकिस्तान के कद काट में इजाफा हुआ है। अब इसमें जो मिलना है पाकिस्तान को, देखिए 3 बड़ी तब्दीलियां इस खिते में आई हैं इस जंग की सूरत में। पहली बात है पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का एक दिफाई मुआहदा हुआ जो एक बहुत बड़ी लैंडमार्क अचीवमेंट है। फिर हमारा वो बॉर्डर, अफगानिस्तान में प्रॉब्लम चल रहा है, अफगान बॉर्डर के ऊपर इंडिया के बॉर्डर का एक 1947 से ही प्रॉब्लम चला आ रहा है। तो जो इस बॉर्डर को जिस खूबसूरती के साथ हमने महफूज बनाया है और जिस तरीके से ईरान के साथ हमने अपनी रिलेशनशिप को कल्टीवेट किया है, ये एक बड़ा तारीख साज मरहला है और दोनों मुल्कों के इसने बहुत करीब लाया है। अब हमने 16 राहदारियां खोल दी हैं ईरान और पाकिस्तान के दरमियान ट्रेड करने के लिए। अब अगर गैस और ऑयल पाइपलाइन में भी हम उसको कनेक्ट कर देते हैं
जो ईरान लाया हुआ है हमारे बॉर्डर तक, अगर वो कर लेते हैं तो फाइनेंशियली भी हम एक बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में चले जाएंगे और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा प्लस है। और बलूचिस्तान में जो प्रॉब्लम, वो लोग जो जाकर पनाह ले लिया करते थे सिस्तान में अक्रॉस ईरानियन बॉर्डर, उस शोरश को कम करने के लिए भी, बलूचिस्तान में अमन के क़याम के लिए भी यकीनन ये एक बहुत बड़ा स्टेप है जिसमें हमें बहुत कंफर्टेबल पोजीशन हमारी हो जाएगी और हम ईरान के साथ मिलकर इस थ्रेट को जो बलूचिस्तान में है इसको भी बहुत हद तक डील करने में कामयाब हो जाएंगे। सो ट्रेड के एतबार से, डिप्लोमेटिक रिलेशन के हिसाब से, इंटरनल सिक्योरिटी के एतबार से और फॉरेन पॉलिसी के एतबार से इट्स अ विन विन सिचुएशन पाकिस्तान के लिए और ये एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट। बिल्कुल, बहुत मुस्तहकम होगा। सर मैं एक पूछना ये चाहूँगी कि जहाँ पे हम कहते हैं ना कि प्रोज एंड कॉन हर चीज़ के होते हैं, माशाल्लाह से ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है, लेकिन हमारी इस अचीवमेंट से इसराइल को कितना जो है तकलीफ़ हुई होगी और क्या हम खुदा नख्वास्ता ये ख़दशा रख सकते हैं, क्योंकि चूँकि इसराइल पे कोई भरोसा नहीं है, वो किसी भी टाइम कुछ भी कर सकता है, कहीं वो पाकिस्तान से खौफज़दा होकर कुछ स्ट्रेटजी इस तरह की या प्लानिंग इस तरह की तो नहीं कर सकता कि वो नेक्स्ट टारगेट पाकिस्तान को बनाए, क्योंकि पाकिस्तान अब बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है? इसलिए नहीं, देखिए वो ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अपने तमाम तर वसाइल को इस्तेमाल करके ईरान के घुटने नहीं टिकवा सका। तो हम तो एक न्यूक्लियर पावर हैं, हमारी मिसाइल रीच, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, पाकिस्तान किसी किस्म का पुश ओवर या तरने वाला नहीं है। वो हिंदुस्तान के साथ कोलैबोरेशन ऑलरेडी कर रहा है, उसने उनको ड्रोन टेक्नोलॉजी भी दी है, उन्होंने उनको कश्मीर के अंदर जो फ्रीडम फाइटर के खिलाफ एक्शन है उसमें उनको बहुत वो ट्रेनिंग और सहूलत दे रहा है, उनके एयरक्राफ्ट को ओवरऑल कर रहा है इसराइल। हिंदुस्तान के साथ तो वो मुकम्मल ताउन करेगा। कल वो अफगानिस्तान के अंदर भी इंडिया और इसराइल मिलके कोई शरारत कर सकते हैं और अफगान के कुछ एलिमेंट जो जमीर फरोशी करना चाहें तो उनको भी वो ये टेक्नोलॉजी देकर पाकिस्तान के लिए मुश्किलात तो पैदा कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन की जरूरत इसराइल कभी नहीं करेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल इजाज़ जवान साहब आपके वक्त के लिए। ख़वातीन हज़रात, हमारे साथ जनरल इजाज़ जवान सीनियर डिफेंस एंड सिक्योरिटी एनालिस्ट मौजूद थे। आज ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान पहुंच रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर। आगे जो पेशरफ्त होती है उसके हवाले से भी हम अगले प्रोग्राम में आपको आगाह करेंगे। हेडलाइंस का वक्त हुआ जाता है, वक्फा शामिल करेंगे, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक व्यूवर्स। हम बात करेंगे इस सेगमेंट में कश्मीर के हवाले से, बिकॉज इस वक्त यूनाइटेड नेशन जो है वो मुकम्मल तौर पर फेल हो चुकी है फ़लस्तीन के ऊपर जो रेजोल्यूशंस पास हुई थी उनको मंजूर करवाने में, और यूनाइटेड नेशन उसी तरीके से फेल हो चुकी है कश्मीर के अंदर जो रेजोल्यूशन है उनको पास करवाने में। ऐसा महसूस होता है कि यूनाइटेड नेशन का काम सिर्फ और सिर्फ एक NGO से बढ़कर अब कुछ नहीं रह गया। इसके ऊपर आइए बात करते हैं। हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं, वो खुद एक हुर्रियत रहनुमा हैं, और हम जब देखते हैं कि इस वक्त भारत के अंदर जुल्मों सितम उसी तरीके से जारी है, मिलिटेंट ग्रुप्स जो हैं वो भी एक्टिव हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से सिविलियंस आबादी को निशाना भी बनाया जा रहा है। अभी तक की बात करें तो अब पाकिस्तान जितना मजबूत हो चुका है, अमेरिका के साथ जितने अच्छे रिलेशंस हो चुके हैं, खित्ते के अंदर एक बड़े स्टेक होल्डर के तौर पर सामने आया है, तो अब ये जो ईरान अमेरिका का मामला है, इसके बाद क्या पाकिस्तान को कश्मीर की तरफ भी बढ़ना चाहिए और उसकी तरफ भी सोचना चाहिए कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करवाने के हवाले से? इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ अब्दुल हमीद लोन साहब मौजूद हैं, हमें फ़ोन लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम लोन साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सर, कल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं वो इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे थे कि वो इंडिया के लॉन्गेस्ट प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं और सबसे ज़्यादा दिन का उन्होंने रिकॉर्ड जो है वो कायम कर दिया है। सर, ये नरेंद्र मोदी की, बीजेपी की
ये इन लोगों की अपनी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिसकी वजह से कश्मीर के अंदर इतना जुल्म सितम हो रहा है, या बाकी पार्टीज़ का भी यही हाल है कि अगर इस दफ़ा इलेक्शंस में कोई एक्सपेक्टेड है कि अगर पलड़ा उलट सकता है और अगर कांग्रेस आ जाए तो कुछ जो है वो बेहतरी आ सकती है पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन में, और उस पर कश्मीर का भी जो है वो फ़र्क पड़ेगा। आपका क्या ख्याल है इस हवाले से? जी बहुत शुक्रिया आपका। हिंदुस्तान में जो भी लोग आज तक बरसर इक़्तिदार आए, कश्मीरियों के हवाले से कभी वो सिंसियर नहीं थे। अच्छा। इस तरह मैं कहूँ कि कांग्रेस हो या बीजेपी, आरएसएस, ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं। मकबूजा कश्मीर कांग्रेस के दौर में ज्यादा ही पेचीदा रहा, हालांकि उन्होंने हमारे साथ वादा भी किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, वो यूनाइटेड नेशंस भी गए, फिर श्रीनगर में आके भी हमारे साथ वादा किया कि मैं आपको रायशुमारी का हक दे दूंगा, आप आजादाना तौर पे अपने मुस्तकबिल का फैसला करें। और उसके बावजूद वहां पर न अक़वाम मुत्तहिदा ने अपना किरदार अदा किया और न हिंदुस्तान ने उस वादे पे अमल किया। बजाय इसके कि वो कश्मीरियों को हक खुद रादियत देता, वहाँ फौजी जमाव में इजाफा हुआ। वहाँ इस वक्त 1.5 मिलियन फोर्सेज हैं, जहाँ अब मोदी बरसर इक़्तिदार है, और मोदी ने भी हिंदुत्व नजरिए का प्रचार करके वज़ारत उज़्मा संभाली। पाकिस्तान बयानिए को उसने शह सुर्खियों में रखा, और जहाँ उसके अलावा तो उनका बेड़ा ही गर्क नहीं होता था। मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करना, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना, और आज तक वहाँ आरएसएस, जहाँ बीजेपी तीसरी दफा आरएसएस बरसर इक़्तिदार आई, नरेंद्र मोदी तो एक फाशिस्ट शख्स है जिसने गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम किया। अब कश्मीर के अंदर भी वो जेनोसाइड कर रहा है। वहाँ उनकी फोर्सेस को लामहदूद इख्तियारात हासिल हैं कि वो किसी को भी मारें, कत्ल करें, तशद्दुद करें, गिरफ्तार करें, हमारी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करें, वो किसी जगह जवाबदेह नहीं है। आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज हो रही है, पाकिस्तान का इसमें बड़ा किरदार सामने आ रहा है, पाकिस्तान अपनी ये शर्त रख सकता है आगे नियर फ्यूचर में अमेरिका के सामने कि वो आगे बढ़े और इसमें सालसी का किरदार अदा करे और कश्मीर के ऊपर कोई प्रॉपरली हल निकलना चाहिए? कब तक इस तरीके से चलेगा? जी, इसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तान ने अपने आप को मनवाया और हमेशा पाकिस्तान पॉजिटिव अप्रोच के साथ दुनिया के साथ हमेशा पेश आया। टेररिज्म के खिलाफ फ्रंट लाइन स्टेट का किरदार अदा किया, बड़ी कुर्बानियां दी। अगरचे हिंदुस्तान प्रोपेगेंडा कर रहा था और वो पाकिस्तान को आइसोलेट करने की बात कर रहा था, आज हिंदुस्तान आइसोलेट हो गया और पाकिस्तान का जो है ना पूरी दुनिया में डंका बज गया है। और जहां अमेरिका ईरान के इस वॉर में भी सालसी का किरदार अदा हुआ, और डोनाल्ड ट्रंप हो, जेडी वेंस हो या आलमी रहनुमा, वो पाकिस्तान की तारीफ करते अब थकते नहीं है। तो वहीं मैं समझता हूँ कि आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए भी बड़ा ब्राइट है और कश्मीर का फ्यूचर भी बड़ा ब्राइट है। मैं समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान को अब डिप्लोमेटिक फ्रंट पे जा रहे हैं ना अंदाज अपनाते हुए मसले कश्मीर को शदमत से उठाना होगा। यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म पे भी दुनिया भर के जो भी ऐवान है, पार्लिमान है, यूनिवर्सिटियाँ है, और खासकर अमेरिका के साथ अब चाहूंगी कि इससे पहले भी पाकिस्तान ने हर प्लेटफॉर्म पर कश्मीर के लिए आवाज उठाई है। इवन यूनाइटेड नेशंस की तरफ से बहुत सारे ऐसे रेजोल्यूशंस भी पास होते हमने देखे हैं कि जिसमें उन्हें हक इरादियत देने का वादा या उसको इंश्योर कराने का कहा गया है, लेकिन उस पर कोई अमल दरामद हमें नज़र नहीं आया। आपको क्या लगता है उसकी वजह क्या ये है कि भारत इतना बाअसर है या उससे खौफजदा हैं, या फिर उसी के बेसिकली एजेंडे पे ही सब अमल दरामद करना चाह रहे हैं? मुसलमानों को बेसिकली ज़दोकौब या फिर कमज़ोर करने की जो कोशिशें हैं, चाहे इसराइल की तरफ से वो गाज़ा में हो या फिर इंडिया की तरफ से मकबूजा जम्मू कश्मीर में हो, लेकिन ये सारी चीज़ें सिर्फ मुसलमानों को ही कमज़ोर करने की कोशिशें हो रही हैं। मुसलमान उसी तरह फिर भी अपनी तहरीक से पीछे नहीं हट रहे हैं। तो आखिर इसके पीछे वजूहात क्या है? क्या जो इजराइल को हम देख रहे हैं कि हट दरम भी है लेकिन साथ ही उसको अमेरिका की सपोर्ट हासिल है, उसी तरह इंडिया के बारे में भी कहा जा सकता है? जी मैडम, कश्मीर के हवाले से पहली बात यह कि जो पाकिस्तान की काविशें रही हैं काबिल तहसीन है, हर प्लेटफॉर्म पे इसको शदमत से उठाया। तो वहीं दुनिया में जो है वो मफादात को देखा गया, इखलाकियात दुनिया भूल गई है, और जहाँ हिंदुस्तान के साथ ट्रेड बिजनेस भी हो रहा था, हिंदुस्तान ने अपनी लॉबी को भी मजबूत किया था। लेकिन आज की डेट में हिंदुस्तान एक्सपोज हो गया, ये स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म में इन्वॉल्व है, ये अपने किसी हमसाये के साथ सिंसियर नहीं है,
और जहां अब ये तनाव हो गया है, तो वहीं पाकिस्तान का इमेज दुनिया भर में मजीद उभर गया है, मजीद बढ़ गया है, और दुनिया को समझ आ चुकी है कि हिंदुस्तान से कोई फायदा नहीं है। अब जो है वो हमारे फायदे पाकिस्तान के साथ वाबस्ता है, और जहां अमेरिका के साथ, अगर चाइना के साथ कोई सालसी करनी हो तो पाकिस्तान उसमें काम कर सकता है। ईरान के साथ जिस तरह आपने देखा, इसी तरह से अरब कंट्रीज के साथ, रशिया के साथ, तो लिहाजा पाकिस्तान का एक बड़ा किरदार बनता है। और मैं समझता हूँ कि आने वाला वक्त हिंदुस्तान के लिए बड़ा डार्क है। हिंदुस्तान अब तनाव हो रहा है, और इंशाल्लाह अजीज पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी बड़ा ताबनाक है। और कश्मीर के हवाले से भी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे जा रहे हैं, अंदाज अपनाएगा। अच्छा, और इस अब्दुल हमीद साहब ये फरमाइएगा कि हम अगर देखें वहाँ पर एक और जो मेजर प्रॉब्लम आती है मकबूजा कश्मीर के अंदर, जो 2019 के बाद तब्दीली की गई है, उसमें है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की। हर तरफ हम देख रहे हैं कि जेनजीज जो हैं वो इस वक्त काफ़ी काबिज हैं, छाए हुए हैं। नेपाल के अंदर हमने हुकूमत चेंज करते हुए देखा। कश्मीर की जो नए बच्चे जो आ रहे हैं, जो नौजवान है, उसके अंदर आप सब मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी अब आ रही है, तो उस लिहाज से क्या जिद्दत देख रहे हैं आप कि वो बच्चे compete कर पाएंगे? उन बच्चों के अंदर अब कैपेसिटी नज़र आ रही है कि वो पॉलिटिकल भी उतने अवेयर हों और पॉलिटिकली एक्टिव भी हों? देखिए 2019 का जो सानिया था किसी अलमिया से कम नहीं था, जब हिंदुस्तान ने हमारी डेमोग्राफी पे हमला किया, जम्मू कश्मीर की आईनी हैसियत को खत्म किया। उसके बाद हालात वहाँ अक्सर तब्दील हो गए। इस वक्त वहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। इस टेक्नोलॉजी के दौर में हमें साल पीछे धकेल दिया गया। अब हमारे बच्चे हो, खवातीन हो, डिप्रेशन का शिकार है। जहाँ इतना बड़ा सीज हो, जहाँ इतनी बड़ी फोर्सेस तैनात हो, वहाँ आजादाना तौर पे न कोई बात कर सकता है, न कोई सियासी एक्टिविटी कर सकता है, न कोई माशरती जिंदगी वहाँ चल सकती है। हिंदुस्तान ने मुकम्मल तौर पे बंदूक के जोर पे दबाया है हमें। हिंदुस्तान हमारी आज़ादी राय को छीन चुका है। वहाँ फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं है, हमारे रिलीजियस राइट्स वहाँ सलब है, वहाँ हुक्का आलम है, लाकानूनियत है। हमारा बच्चा जो है ना अब अपने आप को परेशान महसूस कर रहा है। वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट 40% बढ़ गया है। हिंदुस्तान के गैर रियासती लोग वहाँ आए हैं, मुकम्मल डेमोग्राफी चेंज हो रही है। तो वही दुनिया को सोचना होगा कि जहाँ बच्चों के हुकूक है, जहाँ खवातीन के हुकूक है, उनको तहफ़्फ़ुज़ देने की बात की जाती है। कश्मीर के अंदर उसके बरकस है, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बड़ी खराब है। वहाँ पर लाकानूनियत है, जंगल राज है, जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं कश्मीरियों पे। तो ये क्वेश्चन मार्क इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए, ये क्वेश्चन मार्क यूनाइटेड नेशंस के लिए है कि जहाँ वो चुप साथ बैठा है, जहाँ शुतुरमुर्ग की तरह उसने अपने सर को परों के अंदर छुपा लिया। अगर हम भी इंसान हैं, हमें भी जीने का हक है, हमें बच्चों को भी पढ़ने का हक है, हमसे वो क्यों छीना जा रहा है? वहाँ हिंदुस्तान जो नॉर्मल की बात कर रहा है वो सब झूठ है। कश्मीर के अपनी शरक से ज्यादा करीब समझता है और है भी, लेकिन पाकिस्तान को अगर हम साइड पे रखें, इसके अलावा आपको ऐसा कौन सा मुल्क नजर आ रहा है या लग रहा है, या फिर हम ह्यूमन राइट्स की, हाँ अगर बात करें ह्यूमन राइट्स वॉच की, कि वो क्या कर रहे हैं इस वक्त, कौन सा आपको न्यूट्रल नजर आ रहा है जो कश्मीर के मसले पर न्यूट्रल होके बात करेगा? क्योंकि अब तक हमने, या फिर कोई स्टांस लेगा, कोई बात करेगा कि ये मसला हल होना चाहिए, या फिर वहाँ की आवाम को देखकर किसी के दिल में तरस और रहम आएगा कि इनको भी इनका हक मिलना चाहिए? कौन लगता है आपको? देखें, पहली बात ये कि कश्मीर जो है ये डिस्प्यूट है, ये हिंदुस्तान का कोई यूनियन टेरिटरी नहीं है, इसका कोई अटूट अंग नहीं है, इसकी बैनुल अक़वामी सतह पे एक बड़ी अहमियत है। वहीं जो आप बात कर रही हैं, अमेरिका के साथ इस वक्त पाकिस्तान के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, अमेरिका इसमें बड़ा रोल अदा कर सकता है। और दूसरी बड़ी बात जो वो OIC का प्लेटफॉर्म है, OIC से भी हिंदुस्तान को हम प्रेशराइज करा सकते हैं, OIC इस पे काम कर सकता है। तो लिहाजा पाकिस्तान को चाहिए कि वो अमेरिका के साथ साथ OIC से भी अपने मजीद रवाबित तेज करें और इस मसले को एड्रेस करने की कोशिश करें। जी ठीक हो गया। अच्छा, एक और चीज़ जो बड़ा प्रॉब्लम आती है, मैं उस पर आपकी राय लेना चाहूँगा। इकनॉमिक चैलेंजेस का कश्मीर के खित्ते को बड़ा सामना है, जहाँ पर दूसरे, अगर वहाँ की हुकूमत तस्लीम भी करती है कि कश्मीर हमारा हिस्सा है, तो कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकनॉमिक चैलेंजेस वो पूरे इंडिया से हट कर हैं। पूरे भारत में अगर हम देखें तो मुख्तलिफ स्टेट्स में वहाँ की गवर्नमेंट चूँकि एक्टिव हैं, वो काम कुछ ना कुछ हो रहा होता है, लेकिन यहाँ पर एक तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बुरा है, और तीसरी चीज़ टूरिज़्म बढ़ रही है, लेकिन टूरिज़्म में भी मौक़े बाहर से जो इंडियंस हैं उनको फराहम किए जा रहे हैं। इसके ऊपर सर ये वाले कंसर्न हैं, वहाँ की जो क़यादत है, एटलीस्ट इन चीज़ों के ऊपर तो उन्हें जो है वो एक्टिव हो के ये वाली चीज़ें मंजूर करवानी चाहिए कि
एक डिस्प्यूट, एक मसला वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन एटलीस्ट वहाँ के बच्चों को एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट, टूरिज्म, ये तो बेसिक नेसेसिटी मिलनी चाहिए जो होती हैं यार। पिछली दफा हिंदुस्तान ने इलेक्शन ड्रामा भी रचाया। अब जो मकबूजा जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली है वो पावरलेस है। उमर अब्दुल्ला के पास कोई इख्तियारात नहीं है, सारे इख्तियारात एलजी सिन्हा के पास है, सारे इख्तियारात जो है ना वो दिल्ली के पास है, वहाँ सारे ऑर्डर्स दिल्ली से आते हैं। अब कश्मीर के अंदर जो हिंदुस्तान का एक झूठा बयानिया है कि मैंने कश्मीर को नया बनाया है, डेवलपमेंट हो रही है, सारा झूठ है, ढकोसला है। क्योंकि वहाँ पर जो रोड शाहराएं बनाई जा रही हैं वो बॉर्डर एरियाज के अंदर, ताकि हिंदुस्तान अपना दिफा मजबूत कर सके चाइना और पाकिस्तान के अगेंस्ट। और कश्मीर के अंदर एग्रीकल्चर लैंड को तबाह किया जा रहा है, माशी दहशतगर्दी वहाँ हो रही है, हमें हर तरह से दबाया जा रहा है। ये सारे जो दावे हैं ये झूठ का पलंदा है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। और कश्मीर के अंदर इस वक्त पॉलिटिकली भी कोई आजादान तौर पे बात नहीं कर सकता है। वहाँ पर जो भी करे उसे यूएपीए का सामना है, उसे काले कवानीन का सामना है, हुर्रियत लीडरशिप जेलों के अंदर है और लोग जो है ना वो परेशान हाल है, हर तरह से दबाया जा रहा है। तहम यह है कि दुनिया जो है वो इस पे अगर एक्शन नहीं लेती है तो यहाँ तीन ममालिक जो एटमी ममालिक हैं और ये एटमी फ्लैश पॉइंट है, खुदा न खास्ता अगर यहाँ एक और जंग छिड़ गई, जहाँ 4 जंगें हुई हैं और पिछली डेट में भी जंग होते होते रह गई है एटमी जंग, तो अगर खुदा न खास्ता यहाँ एटमी जंग छिड़ गई फिर जनूबी एशिया के साथ पूरी दुनिया मुतासर हो सकती है। लिहाजा इसकी हिसासियत को, इसकी संगीनी को समझना चाहिए। लोगों को दबा के, लोगों के हुकूक सलब करके हिंदुस्तान जीत नहीं सकता है। वो अपने आप को बर्बाद, वो तबाह कर रहा है। वो दुनिया में इस वक्त तना हो गया है, उसे भी सोचना चाहिए, वहाँ के लोगों को भी सोचना चाहिए कि आरएसएस जो है ना वो खैर ख्वाह नहीं है हिंदुस्तान के लोगों की। मोदी तो सबका कातिल है, वो किसी को भी नहीं बख्शता है। वो अपने मुखालिफ हो, उसका जो अपोजिट है उसको भी टारगेट कर रहा है। वहाँ सहाफी हो, सिविल सोसाइटी से वाबस्ता लोग है, पॉलिटिकल लीडरशिप हो, हर जगह वो जो है ना वो दबाने की कोशिश कर रहा है उनको। तो लिहाजा हिंदुस्तान का मुस्तकबिल बड़ा डार्क है, बड़ा खतरनाक है और अगर हिंदुस्तान के लोग चाहें तो उसको बचा सकते हैं। बिल्कुल कोशिश तो करनी चाहिए, लेकिन इस वक्त हमारी जो आलमी बिरादरी है वो इस इशू पे जो है खामोश है। उनको जगाने की ज़रूरत है, उनको ये एहसास करने की ज़रूरत है कि वो बच्चे जो वहाँ बिलकते हैं, जिनको एजुकेशन नहीं मिलती, वहाँ जो असातिज़ा को स्कूल जाने की इजाज़त नहीं, यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों को स्कूल जाने की इजाज़त नहीं है, उन्हें ज़दख़ौफ़ किया जाता है, जेलों में बंद किया जाता है। वहाँ ख़वातीन के साथ जो असमतदरी होती है, जो वाक़यात होते हैं, इन पर किसी न किसी को तो आँख खोलनी होगी, किसी न किसी को तो बात करनी। बहुत शुक्रिया अब्दुल हमीद लोन साहब आपके वक्त के लिए। ख़वातीन और हज़रात, एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। इस सेगमेंट में हम बात करेंगे, जब भी हम बेसिक नेसेसिटीज़ की बात करते हैं, बेसिक नीड्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले बात आती है तालीम की। तालीम जहां हर मर्द और औरत पर जो है उसका हासिल करना लाजिम करा दिया गया है, वो इसलिए भी है कि तरबियत में भी मदद देती है, इंसान को शऊर दिलाती है, उसको अच्छे और बुरे में तमीज़ दिलाती है। लेकिन फिर भी अगर हम कुछ ऐसे ममालिक जैसे अफ़गानिस्तान की हम बात करें, अभी रिसेंटली वहाँ पर बच्चियों की तालीम के साथ साथ अब तो वहाँ पर इंटरनेट पर भी बंदिश
मुकम्मल तौर पर बंदिश लगा दी गई है, जिसका मकसद शायद यही है कि वो लोगों को एजुकेट और शऊर दे ही ना सके कि वो सवाल कर सके, अच्छे और बुरे में फ़र्क का सवाल कर सके। इसी पर हम बात करेंगे कि हमारे तालीमी इदारों में, यानी कि पाकिस्तान के तालीमी इदारों में हुकूमती डेटा के मुताबिक 45% से 55% तक जो असातिज़ा हैं वो ख़वातीन हैं। जब हम बात करते हैं तरबियत की ना, तो बच्चे की जो पहली दरसगाह होती है वो माँ की गोद होती है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर हम उस खातून को पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं तो वो अपने भी इवन राइट्स के बारे में सवाल कर सकती है ये नहीं। फिर वो आगे जिस फ्यूचर की, जिस जनरेशन की हम बात करते हैं कि उसने इस मुल्क की तरक्की का बेड़ा उठाना है, उसमें शऊर का उजागर होना, उसमें शऊर होना कितना ज़रूरी है और इसमें ख़वातीन का किरदार क्या है। फिर ख़वातीन को जो है सिर्फ़ इस शोबे में ख़वातीन सबसे ज़्यादा क्यों है, कुछ सूबों में ऐसा है कि वहाँ ख़वातीन असातिज़ा इवन बहुत ही ज़्यादा हैं। सो क्या मर्द हज़रात को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है एजुकेशन वाले सिस्टम में, या फिर नहीं मर्द हज़रात को बाकी शोबों में जो है इससे ज़्यादा जोड़ा जाता है बजाय ख़वातीन के? इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शाफिया रफ़ीक, एजुकेशनिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम शाफिया। वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। शाफिया, एजुकेशन के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले तो ये मुझे बताएं, 45% से 55% तक हुकूमती जो डेटा है जिसके मुताबिक स्कूल में जो असातिज़ा हैं वो फीमेल ज़्यादा है, ये जो डेटा है ख़वातीन का है, आपके ख़्याल से ऐसा क्यों है? मर्दों के मुकाबले में जब हम हमेशा इक्वालिटी की बात करते होते हैं, हम हमेशा ये कहते हैं, स्पेशली मर्द हज़रात को ये सुनते हैं कि नहीं अब तो ख़वातीन बिल्कुल बराबरी पे आ गई है, तो यहाँ ख़वातीन ज़्यादा क्यों हैं, मर्द कम क्यों हैं? वेल, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो ये कि शो में इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और जिस टॉपिक को आपने लिया है दिस इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। अब आ जाते हैं आपके सवाल पे। तो ख़वातीन के हवाले से हम बात करें तो बहुत अजीब सी बात है पाकिस्तान में एक, कि जिसको कुछ नहीं करना उसको टीचर बनना है। ठीक है, दिस इज़ द अलमिया, ये हमारा अलमिया है। और सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये है कि पेरेंट्स, ख़वातीन क्यों हैं इस शोबे में ज़्यादा, क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमें कहीं और कुछ करने ही नहीं देते। पार्डन मी फॉर दैट, मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कर रही हूँ। हम उन चंद फ़ीसद की बात नहीं करते जो कि और शोबों में जा रही हैं या ख़वातीन और चीज़ों में भी काम कर रही हैं, लेकिन क्योंकि माँ बाप बहुत रिस्ट्रिक्ट हैं, वो कहते हैं कि उनको लगता है कि सबसे सेफ़ इन्वायरमेंट स्कूल का होता है, सबसे सेफ़ इन्वायरमेंट टीचिंग है, तो दैट्स वाई ख़वातीन इस शोबे में ज़्यादा है। इक्वालिटी की आपने बात की अभी, तो इसके हवाले से अगर मैं बात करूं तो आप ये देखिए कि मर्दों के पास पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ इसलिए ज़्यादा क्रिएट हो जाती हैं क्योंकि हम औरतों को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, हमारे फैमिली सिस्टम्स औरतों को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। सो दैट्स हाउ इट इज़, दैट्स व्हाट आई बिलीव। अगर हम ख़वातीन को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें और हम पेरेंटिंग के हवाले से अगर बात करें और हमारे पेरेंट्स डाइवर्स हो जाएँ, हर शोबे को अपनाएं और कहें कि जी लड़कियां भी उसमें इक्वल पार्ट ले सकती हैं, तो मेरे ख्याल में अगर माँ बाप अलाउ करेंगे तो लड़कियां हर शोबे में जा सकती हैं। हाउ डू यू सी इक्वलिटी एंड इक्विटी इन पाकिस्तान? अगर हम बैलेंस की बात करें या सेम की बात करें, तो चलिए स्कूल की एजुकेशन को एक मिनट के लिए साइड पर रख के इस सवाल का जवाब दें कि पाकिस्तान में आप इक्वलिटी और इक्विटी को किस तरह देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान में असल में हमारा बहुत ज़्यादा रोल जो है वो मौलवी हजरात भी प्ले कर रहे होते हैं, और मैं कुछ दिल की बातें आज यहाँ पे करूँगी। तो इक्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो रिलीजन को बीच में ले आया जाता है कि ओके जी मर्द और ख़वातीन कभी बराबर नहीं हो सकती, जबकि हमारा मज़हब बिल्कुल भी ऐसे नहीं कहता। मज़हब कहता है कि ख़वातीन के डोमेन्स को डिफ़ाइन किया हुआ है और मर्दों के डोमेन्स को डिफ़ाइन किया हुआ है, लेकिन हम वर्ल्डली कल्चर के हिसाब से अगर बात करते हैं इक्वालिटी एंड इक्विटी की, तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अभी भी बहुत ज़्यादा गैप है। ठीक है, अच्छा ओवर द टाइम बहुत सारी चीज़ें बेहतर भी हुई हैं, जिसमें हमने देखा है कि पहले जो आप जिस जहनीत की बात कर रही हैं वो सिर्फ ख़वातीन के लिए, मर्दों के लिए भी वो स्पेसिफिक रोल्स तक महदूद थी। अगर ख़वातीन को एक शोबे की इजाज़त है तो मर्दों को 4 की इजाज़त ही थी, उससे ज़्यादा वो जा नहीं सकते थे। लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ थी, हम लोग अंडर डेवलप थे। अभी डेवलपिंग स्टेज में पाकिस्तान में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, आई हैव सीन वुमेन आर वर्किंग एवरीवेयर। ख़ास तौर पे एक जो विंडो बहुत अच्छी ओपन हुई है वो है फ्रीलांसर्स के लिए।
आपको नहीं लगता कि ये कमी हमारी जो है हमारे कंट्री की बैकवर्ड होने की वजह से या ना तरक्की याफ्ता होने की वजह से थी, जिसकी वजह से हमारे जो वालिदैन, हमारी पिछली जनरेशन थी, उनका एक्सपोजर इतना नहीं था कि वो आगे बढ़ के सोच सकें। नॉट टू ब्लेम देम, बल्कि हमारा जो सिस्टम था उसकी वजह से हम यहाँ तक ऐसे पहुँचे हैं और अब काफ़ी अच्छी बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं। इस पे आपको क्या पॉइंट? देखिए, एब्सोल्युटली इट्स नॉट अबाउट अ ब्लेम गेम और कि हम पेरेंट्स को या पेरेंटिंग को ब्लेम कर रहे हैं। ऑफ कोर्स हम अवेयरनेस की भी बात करते हैं, हम तरक्की याफ्ता माशरे की भी बात करते हैं। जैसे आपने अभी तरक्की याफ्ता माशरे की बात की कि पाकिस्तान में पहले उस लेवल की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी कि ख़वातीन जो है वो काम कर सकें। अगर फ्रीलांसिंग के हवाले से आप बात करते हैं तो मुझे लगता है कि पेरेंट इसलिए फिर भी आप सोच का लेवल चेक करें अभी भी तो क्योंकि फ्रीलांसिंग ज़्यादातर आप अपने होमली डोमेन में कर लेते हैं, घर के अंदर बैठ के कर लेते हैं, आप काम कर लेते हैं, तो पेरेंट्स को ये लगता है वो ओके, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, देयर इज़ नो हार्म इन फ्रीलांसिंग। और मेरा ये ख्याल है कि आपके बिल्कुल अग्री आपके पॉइंट से, लेकिन मेरा उससे ज़्यादा ये ख्याल है कि अब दुनिया और माशरा ऐसा ही सोच रहा है कि मर्द भी चाहते हैं कि उनको फ्रीलांस जॉब मिले और वो उस पर शिफ्ट हो जाएं, ताकि ऑनलाइन जो शिफ्ट हो रहा है वो एक प्रॉपर्ली हसल से बच रहा है। अभी आप ट्रैवल करके आए हैं, मैं ट्रैवल करके आया हूँ, हम लोग उससे बचना चाहते हैं डेफिनेटली। मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई ऑनलाइन घर से काम मिले जो मैं करूँ। सो ये तो अब माशरा ऐसे डिज़ाइन होता जा रहा है। जहाँ तक रही बात वालिदैन के कंसर्न की, अगेन इट्स द सोसाइटी एंड इट्स द पाकिस्तान सिक्योरिटी कंडीशंस, ठीक है, जिसकी वजह से मैं भी नहीं चाहूँगा कि मेरी बहन बहुत ज़्यादा जो है वो आउट जाके, ठीक है, और वो एक्सप्लोर करे अपॉर्चुनिटीज, बिकॉज आई नो कि पाकिस्तान के अंदर बाहर सिचुएशन क्या है। अग्री विद यू ना। अभी एक्चुअली आपने मुझे कंक्लूड नहीं करने दिया, बट दैट्स ऑल राइट। फ्रीलांसिंग के हवाले से हम बात कर रहे थे, उसी पे वापस आ जाते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ की हम बात कर रहे हैं, उसी पे वापस आ जाते हैं। देखिए, हर माशरे का एक सेट पैटर्न होता है और आपको माशरा मोबिलाइज करने के लिए कुछ वक्त दरकार होता है, ठीक है। हमारा माशरा तरक्की याफ्ता हो रहा है, अब हम देख रहे हैं दुनिया किस तरफ जा रही है, और सबसे ज़्यादा अवेयरनेस आपको जो है ये आपके मीडिया ने दे दी है, शऊर पैदा कर दिया है। इवन जो अनपढ़ अनएजुकेटेड सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है, आप प्लीज़ उस तबके की बात ना करें जो पढ़े लिखे माँ बाप हैं, या उस तबके की बात मत कीजिए कि जिनको अवेयरनेस है। हमें बहुत खुशी है कि उनको अवेयरनेस है, हमें बहुत खुशी है कि वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमने तो उस डोमेन, उस सेगमेंट की भी बात करनी है जो तरक्की याफ्ता नहीं है या जो पढ़े लिखे नहीं हैं। तो उनको अवेयरनेस देने के लिए हमारा सबसे पहला रोल मीडिया प्ले करता है। आप देखिए, हर एक के पास आजकल फ़ोन है। उसने इतनी अवेयरनेस पेरेंट्स को दे दी है कि एक अनपढ़ पेरेंट भी आज चाहता है कि उसकी बेटी भी पढ़े। दिस इज़ अ बिग अचीवमेंट फॉर पाकिस्तान, बिग अचीवमेंट फॉर मीडिया। तो अब माइंडसेट चेंज हो रहा है, बट इस माइंडसेट को चेंज होने में थोड़ा सा वक्त दरकार है। चीज़ें बेहतर हो रही हैं, चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं। अभी भी वापस टीचिंग वाली बात की तरफ आ जाएं तो अभी भी माँ बाप को सबसे सिक्योर चीज़ यही लगती है कि बच्चियाँ जो हैं वो स्कूल में पढ़ाएं, बच्चियाँ कॉलेज में। मैं दो चीज़ों की बात जो इसमें शामिल करूँगा। एक तो ये कि थ्रू आउट माई एजुकेशन करियर मैं देखता आया हूँ कि टीचर्स के साथ बहुत ज़्यादती की गई है, ठीक है, उनके कम वेजेस की वजह से जी, बिल्कुल अग्री। ओवरलोड, उन्हें बर्डन जो किया गया काम की वजह से भी, उस वजह से। लेकिन तीसरी चीज़ ये कि मुझे सबसे ज़्यादा पढ़ाया फीमेल टीचर्स ने हैं, जिसकी वजह से, और मेरा ख्याल है कि बच्चे को जितना अच्छे तरीके से एक फ़ीमेल ट्रेन कर सकती है अबाउट द सोसाइटी, द कैरेक्टर डेवलपमेंट, वो मर्द जो है उसको एक करख्त और सख्त बनाएगा। उसकी भी ज़रूरत होती है एक लेकिन ख़वातीन के अंदर वो जो नरमी रखी गई है वो बच्चों के अंदर आना और मुआशरे के अंदर आना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आई पर्सनली बिलीव दैट कि आज शहरों के अंदर भी जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो जो ख़वातीन ने एक बल्क की तादाद में एज टीचर्स ज्वाइन किया, आज सब उन्हीं के हाथों से निकले हुए हैं। और जो गांव देहात के अंदर, वहाँ पर हमें एजुकेशन पर ही ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और वहाँ पर हमें फ़ीमेल टीचर्स की ही ज़्यादा ज़रूरत है। और आज भी आप गांव देहात में चले जाएं तो वहाँ पर मर्द उस्ताद ज़्यादा हैं, ख़वातीन उस्ताद वहाँ पर भी कम है। प्लीज़। बिल्कुल आप ठीक बात कर रहे हैं। अगर करेक्टर डेवलपमेंट की बात करेंगे, अगर सॉफ्टनेस की बात करेंगे, आप देखें अच्छे से अच्छे इदारों में फ़ीमेल टीचर्स को प्रेफरेंस इसलिए दी जाती है, पर्टिकुलरली अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट में, अगर आपने नोट किया हो, इसलिए कि माँ बजा
होती हैं ना टीचर। तो सिंस आई एम माई सेल्फ एन एजुकेशनिस्ट और अगर मैं अपने यस आई कैन रिलेट विद दैट के जो पेरेंट्स हमारे पास आते हैं उनको अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पे फीमेल टीचर है, वो एक लम्हे के लिए ये नहीं सोचते कि यहाँ कोई मेल टीचर है। उसका रीज़न क्या है? देखिए, जो इब्तदाई साल होते हैं ना बच्चे के लिए बहुत पोलाइट ईयर्स होते हैं। जब तक हम बच्चे को अच्छे तरीके से लेकर के ना चलें, बच्चे के अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट में काम ना करें और उनका एक इमोशंस रेगुलेट ना करने, सबसे पहली चीज़ है बच्चों के इमोशंस को रेगुलेट करना। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि एक खातून से ज़्यादा या एक फ़ीमेल टीचर से ज़्यादा उनके इमोशंस को रेगुलेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है आदमियों के लिए। और आपने देखा होगा कि सिर्फ पाकिस्तान की हम बात नहीं करते, लेट्स नॉट जस्ट टॉक अबाउट पाकिस्तान। अगर आप बाहर के मुल्कों में भी देखें तो अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट या जो आपके पहले 6 साल का एरा है, स्कूल है, प्राइमरी तक चले कर लेते हैं, उसके बाद तो मेल टीचर्स हैं। तो 5th तक भी बाहर के मुल्कों में भी प्रेफरेंस फीमेल टीचर्स को दिया जाता है। एंड एग्जैक्टली द सेम थिंग, द केयर, द लव, द पैशन टू इंटरेक्ट विद द चाइल्ड, ये बहुत बड़ी चीज़ है। बिल्कुल। सो आई गेस ये बहुत एक वैलिड रीज़न है इस चीज़ के। बिल्कुल ऐसे है। कामयाब कौम की तामीर और तरक्की में खातून का किरदार, एक उस्ताद का किरदार, और फिर अगर वो उस्ताद एक खातून हो तो क्या होता है और कितना ज़रूरी होता है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। अब अगर हम बात करें कि हमने ये बात तो कर ली कि ख़वातीन जो है वो इस फील्ड में ज़्यादा है, जो कि अप्रिशिएटिव बात भी है कि एटलीस्ट हमारी ख़वातीन तरक्की कर रही है, ठीक है। लेकिन मुझे ये बताएं कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं इवन इस फील्ड में भी, जिसको हम सबसे पीसफुल फील्ड समझते हैं। चैलेंजेस के हवाले से हम बात करें तो सबसे पहला चैलेंज, अच्छा यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं। हम सिर्फ टीचर्स के चैलेंज को नहीं देखेंगे, हम इदारों के चैलेंज को भी देखेंगे और उसके हवाले से हम टीचर्स के चैलेंज को देखेंगे। होता क्या है कि अब जैसे आई माई सेल्फ हैव एन इंस्टीट्यूट, तो होता क्या है कि हमने टीचर्स तो हायर करने हैं, ठीक है, और हमने फ़ीमेल टीचर्स हायर करने हैं। अब समटाइम्स लिटरली ये हो रहा होता है कि एक टीचर जो बच्ची है वो उसने FA किया है एंड आई विल बी रिसीविंग द रिज्यूमे कि हमें टीचिंग करनी है, ठीक है। क्यों करनी है टीचिंग? क्योंकि आगे एजुकेशन कंटिन्यू नहीं कर सकते और जाहिर है हम घर पे भी नहीं बैठ सकते, तो हमें टीचिंग करनी है। अब यहाँ पे चैलेंज क्या आ जाता है इदारों के लिए? एक एंड पे लग रहा होता है कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, द गर्ल इज़ वेरी इंटेलिजेंट, शी कैन टीच, शी कैन एजुकेट, लेकिन दूसरे लम्हे ये चैलेंज आ जाता है कि उसकी अपनी एजुकेशन, उसकी अपनी क्वालिफिकेशन पूरी नहीं है। अब यहाँ पे हम कम्युनिटी को हेल्प भी नहीं कर पा रहे होते। क्यों हेल्प नहीं कर पा रहे होते? वो बच्ची जो आगे बढ़ना चाहती है, हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। इसी तरह से अगर हम टीचर्स के हवाले से बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में जो इदारे हैं, एक तो वेजेस बहुत कम है, ठीक है। अगर वो अपने घरों से निकलती हैं तो मुझे ऐसे लगता है कि एटलीस्ट दे शुड पेड ऑफ दैट मच कि उनका घर से निकलने का कुछ वर्थ हो। उनको अपना जो रिसीविंग एंड है अगर उनका वो अच्छा होगा तो डेफिनेटली उनका गिविंग एंड बहुत अच्छा होगा। वो बच्चों के हवाले से भी और बाकी तालीम के हवाले से बहुत ज़्यादा इशू है, हमारे पास ट्रेन टीचर्स नहीं हैं। ट्रेनिंग्स के हवाले से बात करें तो इदारे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते ट्रेनिंग्स पे। लेट्स नॉट टॉक अबाउट द एलीट इंस्टीट्यूट्स। हाँ, गवर्नमेंट को ज़रूर अप्रिशिएट करूँगी, अभी बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है और टीचर्स की ट्रेनिंग्स पे बहुत काम हो रहा है गवर्नमेंट लेवल पे, पर्टिकुलरली पंजाब, क्योंकि पंजाब के साथ मैं ख़ुद भी काम कर रही हूँ और बहुत अच्छा काम हो रहा है। उनकी जो है ना कैपेसिटी डेवलपमेंट पे बहुत काम हो रहा है, अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, क्योंकि ये बुनियाद है। अगर हमारे ये बच्चे अच्छे तरीके से फर्स्ट 6 ईयर्स जो है वो हमारे कंड्यूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट में अगर हम इन बच्चों को दे देंगे। एग्जैक्टली। देखिए मैम, एक चेंज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आता है। वी हैव एक्सपीरियंस देयर ऑफ बेनज़ीर भुट्टो साहिबा। जी जी, बहुत अच्छा एरा उनका रहा ख़वातीन से रिलेटेड, ख़ासतौर पे पाकिस्तान की क्या किसी भी मुल्क की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर। और फिर दूसरी तरफ हम लोग देखें तो मरियम नवाज़ साहिबा बहुत अच्छा ये भी ख़वातीन के लिए काम करें। इनफैक्ट आप देखें तो मुख्तलिफ ज़िलों में DCACs जो है वो ख़वातीन हमें मिलती हैं। इनफैक्ट इस्लामाबाद में रिसेंटली एग्जाम्पल बनी है कि चीफ ट्रैफिक ऑफिसर कायनात अज़हर फर्स्ट फीमेल एज द चीफ ट्रैफिक ऑफिसर। सो आपको क्या लगता है बुनियादी वजह क्या है? एक औरत ने चार्ज संभाला इसलिए औरत की प्रमोशन हो रही है, या ओवरऑल हमारे माशरे को अब
इस तरफ चाहे बेशक आप पढ़े लिखे लोगों की सिर्फ बात करें, स्टैंडर्ड उन्होंने ही सेट करने होते हैं, या अपर हायरार्की की बात करें, आप समझती हैं कि वाकई में गुंजाइश अब दी जा रही है ख़वातीन को टू बी द लीड रोल और समथिंग लाइक दैट? बिल्कुल, इसमें मैं 2 पॉइंट्स ऐड करना चाहूँगी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट में कोई भी आता है, क्या वो काम करना चाहता है? इस चीज़ को छोड़ देते हैं कि आइदर वो फीमेल है या मेल है। सही बात है। ठीक है। तो हम अगर मरीम नवाज साहिबा के हवाले से बात करें तो जेंडर को साइड पे भी कर दें, वो काम करना चाहते हैं। अगर काम करना चाहते हैं तो वो काम करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हमें प्रोग्रेस जो है ना वो नज़र आ रही है, क्योंकि काम हो रहा है। और ये अवेयरनेस मेरे ख्याल में ये बहुत ज़बरदस्त एग्जांपल सेट हो रही है बाकी लोगों के लिए भी कि भाई माशरे को सुधारना है, दुनिया के साथ मिलके कदम मिला के चलना है, आगे बढ़ना है। तो आई बिलीव कि ये बहुत अच्छा चेंज आया है और इंशाल्लाह ताला आगे भी काम होता रहेगा और पाकिस्तान तरक्की करेगा। वो बतौर काम कर रही है जो काबिल तहसीन। हाँ, लेकिन आपको क्या वजह क्या लगी कि ये किस वजह से जो है वो हो रहा है? बीइंग अ फीमेल ये चीज़ प्रमोट हो रही है या ओवरऑल हमारे माशरे में अभी तब्दीली आ चुकी है? देखिए, यही बात मैंने अभी की कि जो काम करना चाहता है, इसका जवाब मैंने अभी दिया कि जो काम करना चाहता है इट हैज़ नथिंग टू डू विद द जेंडर। लेकिन जाहिर है थोड़ा सा सॉफ्ट टच मिलता है और वो एग्जांपल सेट कर रही हैं, क्योंकि इवन इफ आई एम अ फीमेल, इफ आई कैन ब्रिंग दैट बिग चेंज एक पोस्ट पे होने पे, तो एनीबडी कैन ब्रिंग। या फिर मैंने अपनी ज़िंदगी में जो एक्सपीरियंस जो हर्डल्स फेस किए होते हैं, मैं डेफिनेटली वो नहीं चाहूँगी कि आगे आने वाली नस्ल को भी चाहिए। ऐसे ही बजट में जो इस बार एजुकेशन का बजट मुख्तस किया गया है, आखिरी सवाल यही पूछना चाहूँगी, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? इज़ दैट इनफ कि जिसमें एजुकेशन दी जा सके, ट्रेनिंग्स कराई जा सके, सरकारी स्कूलों की हालत ज़ार बेहतर की जा सके? हमने स्टेशनरी पे भी टैक्स लगा दिया है, फिर हम बात करते हैं बच्चों की एजुकेशन के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। मैंने रिफ्रेश करके बताया, तो अब बताइए। नो, आई डू अंडरस्टैंड, लेकिन देखिए हमेशा से हमारा ये प्रॉब्लम रहा है कि हमारा एजुकेशन का बजट हमेशा से कम रहा है। कभी भी उसको इस लेवल पे असाइन नहीं किया गया कि जो सब कुछ किया जा सके। और सेगमेंट्स में काम होता है। आप ये देखिए कि अगर पंजाब में काम हो रहा है तो बाकी जगहों पे काम हो रहा है। अगर पंजाब ने एक बजट दिया है तो क्या बाकी जगहों ने, बाकी इलाकों ने वो बजट दिया है, बाकी सूबों ने वो बजट दिया है? तो तरक्की की हम जब बात करते हैं तो जब तक हमारा एक स्पेसिफिक बजट नहीं होगा एजुकेशन के लिए, उस पे काम शुरुआत वहीं से होगी, फिर उसके बाद उसकी रसाई और उसको यकीनी बनाना नेक्स्ट स्टेप आता है। थैंक यू सो वेरी मच आपकी तशरीफ़ आवरी का। अच्छी डिस्कशन रही और ख़वातीन को जो दरपेश चैलेंजेस है उसके लिए जो काम हो रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह फ्यूचर हमारा बहुत ब्राइट होगा। आज के प्रोग्राम से मुझे और नाज़िश खट्टर को दीजिए इजाज़त। मुलाकात होगी आप लोगों से कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा अल्लाह ने के बाद।